हेलो। भैया 5 मिनट माइक म्यूट रखो ना प्लीज। 5 मिनट हेलो। माइक म्यूट रखो, 5 मिनट में चालू करते हैं। मानो 5 मिनट के लिए माइक म्यूट करो ना प्लीज, फिर चालू करते हैं, ठीक है? ओके 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 ओके। सो वेलकम ऑल। जय हिंद। घनश्याम सर, आवाज आ रहा है मेरा? या कोई भी कंफर्म कर सकता है आवाज आ रहा नहीं आ रहा मेरा? मानव, आवाज आ रहा है मेरा? यस यस। ओके, फेयर इनफ। सो क्या डिस्कस करेंगे यार? डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि फेड आएंगे, पावल अंकल आएंगे 11:30 को। सो रिस्पेक्ट ऑफ दैट फैक्ट कि फेड क्या बोलेगा क्या ना बोलेगा, अगर आपका चार्ट सेटअप बोलता है लॉन्ग जाने का लॉन्ग जाने का, आपका चार्ट सेटअप बोलता है शॉर्ट जाने का शॉर्ट जाने का, ये सारी न्यूज है, आती रहेंगी जाती रहेगी। इनको इतना ज्यादा अगर वेटेज दोगे ना तो जिंदगी में भी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें साइड में रख के अपन सिंपल बात करते हैं। निफ्टी कल के लिए क्या कर सकते हैं? कल एक्सपायरी। बैंक निफ्टी कल के लिए क्या कर सकता है? कल एक्सपायरी। सो आई थिंक निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा 18,500 18,700। जिस तरफ का रेंज ब्रेक करेगा उस तरफ का नया ट्रेंड बनेगा। एज सिंपल एज दैट। तो उसमें कुछ भी नया आपको पॉइंट नहीं है मेरे पास बोलने को। अगर 18,700 अपसाइड में ब्रेक करता है तो आपके पास ऊपर का टारगेट जो खुल जाता है, दैट इज 18,800 900, जो प्रीवियस लाइफ हाई मारा था। डाउन साइड तोड़ता है तो 18,350 का लेवल है। देखते हैं, कल इतना बड़ा मूव मुझे नहीं लगता, शायद नहीं आएगा। फिर देखते हैं पावल साहब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। अभी उनके बोलने पर ही मार्केट एक बार सुबह 10 मिनट का रिएक्शन देगा, तो सुबह 15 मिनट है ना, मार्केट शांति से चले जाने देना। 15 मिनट के बाद जिस तरफ डायरेक्शन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, उस डायरेक्शन में ट्रेड लेके चुपचाप बैठना। कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी फ्लैट चल रहा था, तो बैंक निफ्टी भी नीचे का लेवल हो गया आपका यार 500 प्लस 500 माइनस पकड़ लो, जो जिस लेवल पर अपन क्लोज हुए। इससे ज्यादा बैंक निफ्टी में भी कुछ नहीं, क्योंकि एटीआर इतने गिर चुके हैं। हमको पता है कि आज फेड का मीटिंग, ठीक है, पूरी दुनिया को पता है। तो मार्केट का विक्स जो था, निफ्टी विक्स जो मतलब इंडियन विक्स जो है, दैट इज स्टिल ट्रेडिंग बिलो 13। मतलब पहले कल 13 पे था, आज भी वो 1270 1250 तक भी गया, एंड देन इट क्लोज्ड अराउंड 1280 1275। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लेवल। तो मतलब मार्केट को ऐसा लग रहा है कि भैया सब नॉन इवेंट हो चुके हैं उनके लिए, कुछ इवेंट नहीं है, ये हमारे दिल की इवेंट है। कल वो भी निकल जाएगी तो हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी का कभी कभी स्पाइक आएगा, ऐसा नहीं कि स्पाइक नहीं आएगा विक्स में।
कभी कभी विक्स में स्पाइक भी आएगा, तो उतना डरने का नहीं है। विक्स अगर 15 के नीचे जब तक है तो प्रॉब्ली इट कैन हेड टुवर्ड्स 10.50 इवन 9 लेवल्स। अगर निफ्टी का विक्स इतने लो लेवल पर आता है, इसका मतलब है कि मार्केट को जितनी अनसर्टेनिटी थी सारी निकल चुकी है, सारी अनसर्टेनिटी निकल चुकी है। मतलब अगर सर्टेन अनसर्टेनिटी कुछ भी नहीं बची ना मार्केट में, तो मार्केट का एक ही डायरेक्शन होता है, अपसाइड, और इसके अलावा मार्केट को डायरेक्शन नहीं होता है। सो ये तो ब्रीफ रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। सो मानो व्हाट यू वांट टू ऐड, प्लीज गो अहेड, बिकॉज़ यू हैव सेंड मी अ रिक्वेस्ट। आई विल टेक घनश्याम सर आफ्टर यू। प्लीज गो अहेड मानो। Hello to all. I have question regarding two stocks, not on the basis of index. First one is about Tata Power. Means I have already accumulated 100 stocks at the price of 210 around. So in near about future, like 1 year, 2 year, or 3 year, it's not possible to predict the price of any stock. But can we expect the move like Tata Elxsi, like means like going 10,000, or on the basis of EV theme or renewable energy theme? Means like can we hold it for long 10 years? Can we do that to Ghanshyam sir? Hello, घनश्याम सर sir. Did you got my? मैं सुन नहीं लिया, क्योंकि मैं टाटा पावर ट्रैक नहीं करता, तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो क्वेश्चन ही घनश्याम जी, सर के लिए है, मैं भी घनश्याम सर पे ही छोड़ देता, क्योंकि मैं जो ट्रैक नहीं करता, तो मुझे नहीं पता वो स्टॉक क्या करेगा क्या नहीं करेगा। yes sir. हो सकता है घनश्याम सर सो गए हो, या घनश्याम सर लिसन ओनली मोड में हो अभी। तो मैं सेकंड क्वेश्चन आपका कुछ रहेगा तो वो बता दो। Yeah. Second question is about IRB infrastructure. Means अच्छा, आईआरबी का मैं जवाब दे देता हूँ, आईआरबी का मैं जवाब दे yeah, देता हूँ। आईआरबी yes, ईयरली ब्रेकआउट देने की कैटेगरी में खड़ा हो चुका है, तो आईआरबी को पक्का yes, रडार yes. पे रखो। 325 345 का लेवल निकाल देता है, तो आईआरबी Okay. में पक्का एंट्री करके बैठना, और चुपचाप बैठना, कैश में लेके चुपचाप बैठना, उसको रोज रोज नहीं देखना है। अगर Yes, वापस yes. सेम टाइम अगर 290 तोड़ देता है, तो स्टॉक को गुड बाय टाटा बोल के बोलना कि भैया मेरा तेरा इतना ही साथ था, मैं लॉस बुक कर दिया, बाहर हो गया। ठीक है, Okay, okay, sir. Thank you, इससे sir. ज्यादा आईआरबी को दिमाग नहीं लगाना है आपको। ठीक है मानव। Okay. Yes, thank you, ओके, sir. टाटा पावर आपका पेंडिंग रहेगा। जब भी घनश्याम सर बोलेंगे आप स्पेस में रहना, मैं आपको एज अ स्पीकर रिमूव कर रहा हूँ। तो घनश्याम सर का Yeah. जब इच्छा होगी, जब घनश्याम सर को मैं Okay. टेबल Okay, के sir. नीचे Thank से you. घूस खिला दूंगा, तब वो बता देंगे मुझे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अरे वो भी नहीं नहीं आने तो वो No. और क्या बोलूं, सरकारी। टाटा पावर का क्या एंट्री क्या प्राइस है लेट जो 210, 210 हिमांशु। 210 पे 100 quantity है, and for last me like 10 years. I'm planning for 10 years. Might 200 go 200 below, then I will add some more. नहीं लॉन्ग टर्म के लिए है तो अच्छा Yes. नो प्रॉब्लम। Yes, बस टाटा एलेक्सी बन जाए उसका वेट कर रहे हैं 10-15 साल में. Not more, just Tata Elxsi. नो नो इन द पावर सेक्टर टाटा पावर इज द मेजर प्लेयर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आई थॉट अगर ट्रेडिंग का कोई व्यू है तो थोड़ा सा भी इतना अच्छा सिनेरियो नहीं है। बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग एंड यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट मोर एट लो लेवल्स, तो अच्छा अच्छा रिटर्न मिलेगा। एटलीस्ट 2x 3x आपको आएगा अगर 10 साल का व्यू है तो। Yeah, थ्री भी नहीं, 10x आ जाएगा उस टाइम तक। तो अगर मार्केट इतना ऊपर जाएगा तो टाटा बस पावर क्या साइड पेशेंस में सर, सरकस थोड़ी पेशेंस है। बहुत टेस्ट करता है। टाटा पावर का बस यही है कि पेशेंस बहुत ज्यादा नहीं, एक टेस्ट बात करता बताओ, है. नहीं, आप सब चीज छोड़ दो। अगर आपने जब बात ही यस. 10 साल की कर दी है, तो भूल जाओ हाँ, ना, तब काहेगा इट्स रोज का चार्ट देखने का, क्यों यस, यस, वीकली यस. देखने का। आपको तो मंथली या ईयरली चार्ट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, या क्वार्टरली चार्ट पे शिफ्ट हो या जाओ। श्योर. ये देखना ही बंद कर दो, भूल जाओ कि टाटा पावर का, टाटा पावर नाम का भी स्टॉक भी लिस्टेड है। वो ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना या हम या लोग, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट छूट जाता है। तो आप वही माइंडसेट रखो, देखिए इससे ज्यादा देखिए कुछ मत सर, करो। जिसके आगे टाटा जुड़ा हुआ है ना, बस. तो उसको तो लॉन्ग टर्म में आप मतलब श्योर हो सकते हैं। अगर फर्स्ट नेम टाटा है तो इट विल गिव यू रिटर्न्स। सिंपल सा फंडा है। यस सर, यस सर. ओके, थैंक यू सर.
So माना remove you as a speaker. अभी हिमांशु भी आ गए और डॉक्टर साहब तो अभी पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, इनको डॉक्टर साहब को मुझसे कोई दुश्मनी हो गई कि आते ही नहीं है स्पेस पे, या डॉक्टर साहब मर्जी उनकी होती। देखो मैं तो सबको बोलता हूँ आया करो, कुछ ना कुछ ज्ञान हमें भी मिलेगा, हम भी कुछ सीखेंगे। तो हिमांशु, डॉक्टर साहब, एनीवन प्लीज गो अहेड। नहीं, डॉक्टर साहब से चालू चालू करते हैं। डॉक्टर साहब का व्यू तो सबके लिए, हमारे लिए गोल्ड है। सो डॉक्टर साहब गो अहेड। यस, थैंक यू। अभी मैं एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था, इसलिए एक्टिव नहीं था ज़्यादा, बीच में कुछ काम थे। सो ओवरऑल अभी पर अगर आपको अगर ट्वीट हम करने, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, जस्ट इंटरप्टिंग यू, ट्वीट करने का टाइम मिल जाता है, वो ज्ञान देने का टाइम मिल जाता है। रात के 11 बजे कौन इंसान बिजी रहता है, ये मुझे बताओ। रात के 11 बजे मतलब कोई पेशेंट आ गया, कुछ हो गया, वो आप प्रैक्टिस नहीं करते मुझे पता है। रात के 11 बजे कौन इंसान बिजी रहता है? कोई बोल देना मैं रात के 11 बजे, हाँ कॉमेक्स क्रिएट कर रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ और कर रहा है पर्सनल लाइफ में, समझ में आता है। रात के 11 बजे अपन सब, रात के क्या 4 बजे बाद तो अपन सब वेले हो जाते हैं, अगर मार्केट के प्योर सिर्फ मार्केट ही ट्वीट कर रहे हैं तो। वो है डॉक्टर साहब, थोड़ी सी टांग खींच रहा था आपकी, और कुछ नहीं कर रहा था। नहीं, हक है इसलिए मैं मेरा। फ्री था, पिछले 10-15 दिन थोड़े से बिजी रहे। तो ओवरऑल कैश मार्केट में तो बहुत अच्छी बाइंग है, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और अभी जो एक ऑब्जर्वेशन रहा है मेरा, वो है इंफ्रा में अच्छी एक रैली है, सीमेंट स्पेस में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट हम सबको पता है कि थोड़ा सा टॉप पे तो है, ओवरबॉट रीजन में थोड़ा सा तो फियर है कि हल्का फुल्का डिप एक ले सकता है, बट ओवरऑल व्यू यही है कि मार्केट इज गुड, और एक अच्छा बुल रन आने वाला है मार्केट में। बैंक की जो टाइम बाउंड करेक्शंस होते हैं एज अ ट्रेडर, वो बीच बीच में हमें शॉर्ट करने पड़ते हैं, सो वो हम करते रहते हैं। बाकी ओवरऑल व्यू अगर है तो वो पॉजिटिव है, और अब स्मॉल कैप वगैरह भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक ब्रॉडर बेस एक दिख रहा है मार्केट का कि यस, ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है। डॉक्टर साहब ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकता है, और अगर फेल हुआ तो कहाँ फेल? वो अब मैं तो सीधा सब हाँ, क्या बोलते हैं, गन पॉइंट पे पूछने वाला इंसान कि कहाँ तक क्या नहीं, वहां तक पूछ रहा हूँ मैं आपको। बहुत लंबा तो मैं नहीं देखता हूँ एक्चुअली। मैं थोड़ा सा आसपास का, जैसा अभी हमेशा बोलते हैं कि मार्केट में बहुत लंबी फोरकास्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, बट यह शॉर्ट टर्म में हम देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट अभी ब्रेकआउट ही दे रहा है। अगर ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रांग है, और निफ्टी भी 80,600 के ऊपर ही चल रहा है, तो जब तक ये मेंटेन है तब तक बुलिश ही रहेंगे। ओवरऑल अभी मुझे वीकनेस नहीं दिख रही है सच, मतलब हल्की फुल्की आ सकती है वो अलग बात है, बट ओवरऑल इट इज गुड। लेवल्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, मतलब क्योंकि मार्केट बदल सकता है कभी भी। आज आज जैसे फेड की मीटिंग है तो कल एक अलग मार्केट मिल सकता है, सो इट डिपेंड्स ऑन मैक्रोज। बाकी इन्फ्लेशन कम हो रहा है, हम सबको दिख रहा है धीमे धीमे, ये सारी चीजें सपोर्टिंग है। क्रूड भी नीचे है, आरएनजी भी शॉर्ट ही है हम। तो बाकी डे टू डे रिव्यू कर सकते हैं मार्केट को। मैं बहुत लंबा व्यू नहीं लेता हूँ एक्चुअली। तो आपका व्यू कितने दिन का रहता है? 1 दिन का, 2 दिन एक का, दिन का, 1 एक, महीने का, एक 5 दिन का। महीने का? तो ऐसे मार्केट क्लियर जब बोल ओपन दो ना। होता है, हाँ हाँ, मार्केट तो ऐसे ओपन बोल हुआ दो तो ना। हम, हाँ यस, मार्केट ओपन होता है बेस्ड ऑन डेटा और चार्ट, उनको कंबाइन करके अपन ट्रेड करते हैं। मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, स्पेशली इंडेक्सेस में। कैरी में सिर्फ नॉन लेवरेज पोजीशन करता हूँ कैश में, बाकी फ्यूचर रहता है। ऑप्शन में नहीं करता हूँ पर्टिकुलर। तो डॉक्टर साहब कौन सा कैश स्टॉक है ये आपके पोर्टफोलियो में? ये हम बच्चों को ज्ञान दे दो तो हम बहुत बच्चे भी। हाँ तो बहुत दे सारे दो हैं ना हम, इसमें, हाँ जैसे अरे हम अभी सब एक ले लेंगे, हम सब ले लेंगे। 5-5 शेयर भी लेंगे ना, 5-5 शेयर भी लेके आपके नाम का छोड़ देंगे बस। वो बिल्कुल जब तक बताओगे नहीं आप, तो ना मतलब वो गोल मोल बात कर रहे हो पॉलिटिशियन जैसे कि ऐसा वैसा नहीं ऐसा नहीं नहीं वैसा। नहीं, हाँ मैं स्टॉक बता सकता हूँ अभी। आज एक मिनट, जैसे मेटल्स में अभी हिंडाल्को में मैंने आज बाइंग स्टार्ट करी है, और रिको ऑटो में करी है, और एक अपना इसमें किलर वाली जो कंपनी है केकेसीएल, उसमें स्टार्ट की है बाइंग। छोटे मोटे जो स्टॉक्स हैं, एनटीपीसी में करी है स्टार्ट आज, ओएनजीसी में करी है, एनएमडीसी में करी है, सीमेंस ऐड किया है, और सीमेंट ऑलरेडी मैं होल्ड करके चल रहा हूँ।
IRB इंफ्रा, मतलब ये थोड़े छोटे स्टॉक है, बट अभी इंफ्रा में एकदम से बूम है, तो इसलिए अभी मोमेंटम प्ले कर रहे हैं, ऐसा है। तो जब तक मोमेंटम चलेगा तब तक इनको प्ले करते रहेंगे। और लार्ज कैप में LNT में लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। और कंज्यूमर स्पेस में भी जो है FMCG में, जैसे टाटा कंज्यूमर है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर लॉन्ग इनिशिएट किए हैं। MCX ने लॉन्ग से स्टार्ट किए हैं कल से अपने। कुछ कुछ इसमें FNO वाले हैं जो फ्यूचर में रहते हैं, बाकी कैश में भी रहते हैं। ये है, ये आज हमने जो किया है वो ये है। डॉक्टर साहब एक स्टॉक ऐसा बताओ, एक नहीं 5 स्टॉक बता दो, आपको 5 का लिवरेज दिया, 5 स्टॉक ऐसे कि 2 साल में एटलीस्ट डबल हो जावे। वो मुझे देखने पड़ेंगे। मैं मतलब सिंपली जो मंथली ब्रेकआउट रहते हैं ना, लॉन्ग टर्म में अगर मुझे 1 साल का होराइजन है और ऐसा डबल वाला सीन है, तो उसमें लॉन्ग टर्म में मंथली चार्ट में देखता हूँ, और उसमें थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ देख लो आप RSI प्लॉट करके, और प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस होना चाहिए विथ RSI ऊपर जाना चाहिए। मतलब मंथली ब्रेकआउट में मैं ये ध्यान रखता हूँ कि जो प्रीवियस स्विंग है वहाँ पे जो RSI की वैल्यू थी उससे नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो फेल हो जाते हैं। सो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब जो मैं यूज करता हूँ। और अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलो कि वो स्टॉक्स आपको डबल दे के जाएंगे विद इन अ ईयर। इतना पावरफुल मोमेंटम जनरेट होता है इसके बाद। तो अगर आप बोलोगे तो मैं लिस्ट बना के दे दूंगा कल। हाँ हाँ, तो ये देखो अपने डॉक्टर साहब ऐसे तो नहीं बोलते हैं, हमने चोरी छुप के उनसे एक स्ट्रैटेजी ले ली कि भैया मंथली ब्रेकआउट है, RSI भी प्रॉब्ली, मैं जो समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब जो बोलना चाहते हैं कि RSI 60 है और प्रीवियस के ऊपर भी ऊपर जा रही है, जो प्रीवियस हाई जब स्विंग बना था उसका। फॉर एग्जाम्पल आप IRB का चार्ट देख लो, तो IRB के चार्ट में अभी तक वो स्विंग वाला RSI उसने क्रॉस नहीं किया, बट मंथली में वो ब्रेकआउट दे रहा है। यस, तो ये ऐसे यहाँ स्टॉक पे इम्पोर्टेंट चुपचाप, हाँ, है। तो ऐसे चेक स्टॉक लेके चुपचाप बैठे रहो, बिल्कुल, पड़ोसी आप को मत बैठ बताओ। जाओगे डबल हो जाएगा। किसी को मत बताओ, आप 1 साल रखो, डबल से ऊपर ही जाएगा। नहीं, पड़ोसी को भी मत बताओ, पड़ोसी को वो स्टॉक बताओ जो ना चलने वाला है, अपने को पैसे कमाने हैं, पड़ोसी को थोड़ी कमाने देना है। लगना चाहिए ना कि अपन ने कुछ किया है। वो मजाक कर रहा था, बता दे, सबको देना, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये देखो डॉक्टर साहब, सबने एक सिस्टम निकाल लिया, ऐसे चोरियां कर करके हमें सिस्टम निकालने पड़ते हैं लोगों से। अब बताओ, आपको सिस्टम बता दिया, स्टॉक बता दिया, उसके बाद भी आप बोलते हो ये तो इतना चल गया और कितना चलेगा। अरे जो चला है वही ज्यादा चलेगा, जो नहीं चला है ना उसके चांसेस कम है कि कम चलेगा। हम ऐसे बुल मार्केट में ना ढूंढते हैं स्टॉक जो गिर रहा है कि ये शायद रिवर्सल दे देगा। अरे जो ब्रेकआउट देके बोल रहा है भैया मुझे खरीद लो, नहीं, हमें वो नहीं खरीदना, हमें तो वो खरीदना है जो नहीं चल रहा है, कि शायद चल जाए, शायद। उम्मीद पे क्यों कायम हो, जो बोल रहा है कि भैया बाय मी एंड वी आर गोइंग समवेयर एल्स, कि सेल मी, एंड हम बोलते नहीं, व्हाई शुड वी सेल यू, विल गो एंड बाय यू। तो ये माइंडसेट है ना, थोड़ा चेंज करो। 52 हाई, लाइफ टाइम हाई स्टॉक्स आई प्रेफर पर्सनली। डॉक्टर साहब आप भी वही प्रेफर करते हो, घनश्याम यस साहब भी वही प्रेफर करते हैं कि यस 52 भाई है, उसमें कोई सप्लाई है ही नहीं, मतलब रोक, मतलब जो भी इन्वेस्टर है या जो भी ट्रेडर है, उसको लग रहा है कि भैया चल रहा है ना, और बटन दबा, बटन ही दबाता रहे, F2 का तो बटन तोड़ के फेंक दो, F1 का बटन चल रहा है वहां पर। तो वो सारे स्टॉक्स अच्छे होते हैं यार। दो स्टॉक शुड बी एडेड, दो स्टॉक शुड बी ट्रेडेड, दो शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियोज फॉर अ वेरी बिग टाइम। मतलब जब तक उसमें कुछ रिवर्सल नहीं दिख रहा है ना मंथली में, देखो टॉप नहीं पकड़ सकते, बॉटम नहीं पकड़ सकते, पकड़ लेना, तो उसमें एक फिल्टर लगा दो, कोई एक मूविंग एवरेज पकड़ लो कि भैया ये मूविंग एवरेज थोड़ा, या कैंडल का कहीं रिवर्सल आ गया, वो पक्का कर सकते हो, बट कंफर्मेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हाँ भैया बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है, आपने हैंड रेस किया है हिमांशु जी। नहीं, क्वेश्चन नहीं, मेरा तो व्यू है इसी इसी बात पे। मैंने एक थोड़ा टाइम पहले ट्वीट भी किया था, वही चीज है, हायर आर हाइज आर हायर देन एक्सपेक्टेशंस एंड लोज आर लोअर देन इमेजिनेशन। तो ये सीधा सिंपल रूल है। अगर कोई हाई पे है स्टॉक तो वो आपकी इमेजिनेशन से हायर भी जा सकता है, और लो पे है तो आपकी एक्सपेक्टेशन लोअर भी जा सकता है। तो ये स्टॉक मार्केट का सिंपल सा फंडा है। कहीं द स्काई इज नो लिमिट, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, ना ऊपर जाने के लिए ना नीचे जाने के लिए। तो जो टॉपिक चल रहा था उसमें बस यही ऐड करना था मुझे। तो एनीथिंग एल्स डॉक्टर साहब फ्रॉम योर साइड? नो नो, इतना ही था अच्छा, बाकी। मैं एक उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। लोगों को हाँ, डर लगता है कि 52 का हाई पे स्टॉक है या लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक है तो नहीं खरीदना चाहिए, और अपन तो उल्टे इंसान है,
अपन तो वही चीज खरीदते जो 52 हाई पे, राइट? यस ट्रू। तो उस टाइम क्या साइकोलॉजी चलनी चाहिए इंसान की? ये आपसे बेटर मुझे नहीं लगता कोई आंसर दे सकता है। साइकोलॉजी पे यही होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू होता है जब लोग मार्केट में आते हैं, उनको ये रियलाइज करने में बहुत लंबा टाइम लगता है कि मार्केट जिस चीज को वैल्यू देता है, प्रीमियम देता है, उसे खरीदना होता है। डिस्काउंट देता है, मतलब मार्केट सबसे स्मार्ट है। अगर मार्केट किसी को एप्रिसिएशन नहीं दे रहा है तो आप उसको क्यों वैल्यू दे रहे हो? मार्केट इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट प्लेस, ठीक है। और गलती क्या होती है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, और जो बचपन से हमने सीखा ये होता है कि बाय चीप, चीप ही चाहिए। मैं तो अपने दादाजी का एग्जांपल याद रखता हूँ, वो इस चीज में ट्रेन करते थे कि मंडी में जाना है अपन को, सारी दुकानों पे जाना है, जो सबसे सस्ते बैगन देगा उसमें बैठो और उस सड़े बैगन में से छांटो क्योंकि वो सस्ते हैं। तो वो कल्चर ही वैसा था, मतलब, और उसी को माना जाता था कि इसको सब्जी खरीदना सीख गया ये, मतलब मेरा फंडा अलग था। जो सही दे रहा है, जो अच्छी है, महंगी है, वहां से ले आओ आप कम से कम सड़ेंगे तो नहीं यार। 50 उससे में से छांटते छांटते इतना टाइम वेस्ट होता है। तो सेम चीज ऐसी होती है मार्केट में, जो सड़ा हुआ माल होता है ना, वही बॉटम पे पड़ा रहता है, आपको उसको नहीं खरीदना है। मैंने हमेशा मैं ये बोलता हूँ, मेरी पोर्टफोलियो बाइंग ऐसी रहती है। मैं आपको बताता हूँ, ग्रेविटा एक कंपनी है। ग्रेविटा 60 की एवरेजिंग थी, 2017 की बात होगी, फिर ये 90 गया, ऊपर गया कुछ, फिर ये करेक्ट हो गया 30 पे। फिर जब भी ये आपके स्विंग हाइस ब्रेक करता है, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक मैंने लिया और वो मान लो कि नेगेटिव चला गया, सालों तक पड़ा रहेगा, मैं उसको दोबारा बाय नहीं करता जब तक कि वो अपनी मेरी बाइंग प्राइस से ऊपर नहीं आ जाता है। जब भी बाइंग से ऊपर आएगा, इट इज सिंपली, इट मींस कि वैल्यू अनलॉक हो रही है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल चेंज हो रहे होंगे कंपनी में। अगर आपको बैलेंस शीट नहीं देखनी आती है, कोई बात नहीं, आपने 100 रुपए का लिया था ना, अब अगली बार अपन 105 का खरीदेंगे। आप ऐसा करके देखो 5-10 साल, वेल्थ बनेगी। जो परफॉर्मेंस नहीं होंगे वो नीचे डले रहेंगे, उनको जाने दो। एलोकेशन याद रखना है, नॉट मोर देन 2.5% इन एनी स्टॉक, वही स्टॉप लॉस है अपने पोर्टफोलियो का। 100 रुपए 2.5 लगाने एक स्टॉक में, जहां पे दिखेगा वापस तभी अपन ऐड करेंगे जब अपनी बाइंग के ऊपर आएगा, बस इतना सा चेंज करना है। तो ह्यूमन नेचर जो होता है वो डिस्काउंट पसंद करता है, तो उसको हमेशा वैल्यू बाय दिखता है। वैल्यू वैल्यू बाय मतलब एक बहुत ही बड़ा काम होता है। जो लोग बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, जो नीचे पड़े हुए स्टॉक्स में भी वैल्यू फाइंड आउट करके निकाल लेते हैं बॉटम पर, वो बहुत बड़ी स्किल है। ज्यादातर ऐसा होता है कि उसमें लोग वैल्यू ट्रैप में फंस जाते हैं। तो साइकोलॉजिकली ये होता है कि हम एक्सपेंसिव खरीदने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, कभी भी महंगा हम नहीं खरीद पाते हैं, या जो भी रीजन है इसका। साइकोलॉजिकली यही है कि हम यही सीखते हैं, वी लव डिस्काउंट। आप देखोगे कभी भी जब भी ब्रेकडाउन आते हैं, चाहे वो यस बैंक हो, जब पीएनबी का इशू आया था, लोगों के मैसेज आते थे मेरे पास कि इसको बाय कर लें क्या, बाय कर लें क्या, वो गिर रहा है नाइफ की तरह, मतलब फॉलिंग नाइफ जिसको बोलते हैं, और लोग बाय करते हैं। वो सारे नोविस थे, सारे नए लोग थे, और वो ऐसे ट्रैप हुए कि उनका अकाउंट खाली हो गए पूरे। यस बैंक मैंने भी बाय किया है, लेकिन मैंने बाय, मेरी एवरेजिंग है 12 रुपए की, और मैं उसे बेचूंगा भी नहीं। सो वैल्यू अगर आपको समझ में आती है फंडामेंटली अगर आप इतने स्ट्रांग है, तभी आपको इन सब चीजों में पढ़ना चाहिए। अदरवाइज सिंपल फंडा है जो ऑल टाइम हाई बनाता है, आपको उसको बाय करना है क्योंकि मार्केट उसको प्रीमियम दे रहा है। सिंपल फंडा, जहाँ प्रीमियम हो वहां पे क्वालिटी होती है। क्वालिटी कम्स एट प्रीमियम, इट इज नेवर डिस्काउंटेड। आप कहीं भी देख लो मार्केट में, जो चीज अच्छी होगी उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, और वही वैल्यू क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में आगे जाके। दिस इज सिंपल, बट ये सीखने में बहुत समय लग जाता है। तो इसका यूज कर सकते हो आप, एक्सपीरियंस लोगों से अप्रोच समझ के आप उसको अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको फील होगा आगे जाके डिफरेंस अपने पोर्टफोलियो में। थैंक यू। आशु सर, उसमें ऐसा भी है ना, जैसा आपने बताया, तो हम लोग तो क्या है कि जैसे अमित स्पेस में ज्वाइन हो जाते हैं, थोड़ा बहुत अपना व्यू भी शेयर करते रहते हैं। आईटीसी का एग्जांपल मैं एक सिंपल देता हूँ। आईटीसी अभी लाइफ टाइम के हाई के आसपास चल रहा है, और जब हमने उसका ब्रेकआउट पकड़ा था और इतनी बार बोला था कि अब यहाँ से आईटीसी लॉन्ग करना है, लॉन्ग करना है, लॉन्ग करना है, तो वही होता है ना, अगर उस टाइम में अगर किसी ने इस बात को समझ लिया तो अभी अच्छे प्रीमियम पे होगा वो, या अच्छा पैसा कमा रहा होगा। अगर नहीं समझ सकते तो वो वो भी एक अलग चीज है, मतलब वही साइकोलॉजी वाली बात हो गई। बट आई एम बिल्कुल जस्ट गिविंग एग्जांपल। बिल्कुल बताया था। एक और सिंपल तरीका है कुछ हिमांशु, जानने की। एक और सिंपल चीज थी, जब पीएसयू बैंक कोई नहीं पकड़ना चाहता था तब अपन पीएसयू बैंक की रामायण अपन सब मिलके गाते थे, भैया पीएसयू बैंक खरीद लो, पीएसयू बैंक खरीद लो, ईटीएफ खरीद लो, ईटीएफ जाके खरीद लो, अपने को नहीं समझ में आता कौन सा चलेगा, ईटीएफ खरीद लो, ये सब
रिजल्ट मतलब उनका टर्न अराउंड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, स्टिल पीपल आर नॉट बाइंग। अब बोलते हैं कि अब खरीदना है। अब मैं बोलता हूँ भाई अब क्या खरीदना है, जब नीचे ना खरीदा, अब चलती गाड़ी में क्यों चढ़ रहा है? ये गाड़ी जब पलट गई तब क्या करोगे? तो लोगों को थोड़ा माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा कि भैया जब कुछ दिख रहा है पहले से, आपको अगर बॉटम पे दिख रहा है, कुछ टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है, चार्ट में कहीं मंथली में ब्रेकआउट आ रहा है, डॉक्टर साहब ने बताया, तो हमें पकड़ के चलना पड़ेगा यार, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा हमें। इंस्टेंट है ना, ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है कि मैंने आज खरीदा, कल सुबह 20 टका चले, परसों सुबह 20 टका चले, फिर और 20 टका चले, फिर 100% का रिटर्न मुझे 2 दिन में दे दे। मतलब 2 दिन का मतलब कि हफ्ते 10 दिन में दे दे मुझे। ऐसा मार्केट नहीं चलता यार, मार्केट है, मार्केट अपनी स्पीड से चलेगा। जब वो 5th गियर में जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पैसा बनना है ना, लास्ट फेज में बनेगा। स्टार्ट में आप पकड़ लो, गाड़ी है ट्रैफिक में फंसी हुई है, वो ट्रैफिक से जैसे जैसे निकलेगी ना, जैसे जैसे हाईवे पर आएगी, हाईवे पे तो फिर आपकी जो मर्जी हो स्पीड चला लो गाड़ी का। या डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट। जैसे एक और तरीका होता है, जब अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं तो कम से कम वीकली टाइम फ्रेम पर फोकस रहें। डे को अवॉइड कर सकते हैं, वीकली एंड मंथली जितना लंबा होरिजन उतना लंबा टाइम फ्रेम होना चाहिए आपके चार्ट का, सो दैट नॉइज कट हो जाती है। और उसमें अगर कोई चीज नीचे जा रही है तो वो चार्ट में आपको क्लियरली दिखती है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें तो एटलीस्ट आप डाउ की थ्योरी को तो फॉलो करें। मतलब डाउन ट्रेंड में जाते हुए जब भी वो एक स्विंग लो बनाएगा और ऊपर जाके अपना इमीडिएट स्विंग हाई एटलीस्ट ब्रेक करने दो उसको। जो भी इमीडिएट स्विंग हाई था, डिक्लाइनिंग में लोअर हाईज बन रहा है लेकिन लास्ट लो हाई कहाँ पर है, और वो अगर ब्रेक हो रहा है वीकली उसमें, वो उसका कभी कभी रिट्रेस भी हो जाता है, लेकिन वो स्विंग लो जो बनाएगा लास्ट वाला वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उसके बीच में फिर हो सकता है कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाए। दोबारा अगर वो ब्रेक करता है अपने स्विंग हाई को तो फिर वहां से एक अप ट्रेंड की बिगिनिंग हो जाती है। अगर आपको बॉटम पकड़ने हैं तो एक ये तरीका है टेक्निकली जो आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू। सो लेट्स टेक अ ब्रीफ फ्रॉम महेंद्र फर्स्ट एंड देन वी गो टू ऋषि सर। महेंद्र, क्योंकि तू सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो तेरा व्यू फटाफट आ जाएगा, फिर ऋषि सर के पास जाते हैं। और फैवियो तो फिर जब फेड अंकल बोलेंगे ना, पावेल अंकल, तब फैवियो आके समझाएगा फेड अंकल क्या बोल के गए थे। सभी को नमस्ते, जय हिंद। बैंक निफ्टी में सर अभी रिसेंट सपोर्ट अपने पास 43,730 के आसपास का है, जो सबसे पास का सपोर्ट है। उसके बाद डायरेक्ट अपने पास आता है 43,400 के आसपास। ये दो डाउन में अपने पास सपोर्ट है। ऊपर ऊपर में अभी तो कोई पूरा ओपन ही है, क्योंकि रिसेंट कोई ऐसा कुछ ऊपर हर्डल तो नहीं, क्योंकि अपन सीधे हाई ही मार रहे हैं अभी रोज। आज भी अपन हाई से ही नीचे आए हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट किए हैं, तो ऊपर के लिए कोई हर्डल तो है ही नहीं। तो यही दो सपोर्ट है एट प्रेजेंट में। अगर ये दोनों ब्रेक होता है फिर इसके बाद ही अपन मेन अपना 43,400 ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ यहाँ पे कई दिनों तक अपना बैंक निफ्टी यहाँ पे समय बिताया है। तो अपन मान सकते हैं कि 43,400 इतनी आसानी से अभी एट प्रेजेंट में ब्रेक नहीं होना चाहिए। और एक आध स्टॉक के बारे में बात करूं सर, एक स्टॉक मेरे पास बहुत दिन से मैं इस पर नजर रखा हूँ, कार्बोरंडम यूनिवर्सल। इसका रिसेंट हाई कुछ दिन पहले था 900 के करीब सर, और ये 800 का लेवल 2 बार टेस्ट करके आया है, 800 के करीब सर। तो एट प्रेजेंट में इसको 820 का स्टॉप लॉस लेके सर ऐसा लग के अपन राइड कर सकते सर। 900 क्रॉस करेगा ना सर, फिर ये ऊपर तगड़ा मारेगा, मेरे को भरोसा है इस पे। तो 820 का स्टॉप लॉस रखिए और इसको राइड कर सकते हैं, कार्बोरंडम यूनिवर्सल को। बस सर, अपना हो गया। ठीक है ऋषि सर, ओवर टू यू। हाय अमित, क्या हाल चाल है? सब ठीक ही है, अच्छा ही है, इसके लिए स्पेसिस कर रहे हैं। नहीं, दैट्स वेरी गुड। इनफैक्ट अपने जो जून जुलाई को जो हमने प्रेडिक्शन किया था, तो वो सब प्रेडिक्शन राइट जा रहा है। वी हैव डिसाइडेड, हम लोग ने ये देखा था कि ये इन्फ्लेशन पीक आउट हो जाएगा, जो कि हो रहा है। बहुत शार्पली नीचे आ गया, 1% नीचे आना, दैट्स अ वेरी ऋषि सर जस्ट इंटरप्ट यू, मुझे पता है उस स्पेस में हिमांशु था, मैं था, आप थे, और भी बहुत सारे, घनश्याम सर थे, फैवियो था। हमने इतना ठोक के बोला था ना कि भैया यहाँ नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे। वो स्पेस की तो रिकॉर्डिंग मेरे पास है नहीं। इतना ठोक पीट के डेटा के साथ सब कुछ बोला था कि भैया यहाँ मार्केट खरीद के जाओ, यहाँ मार्केट खरीद के जाओ। और वो आज जो रिटर्न दिखा रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि भैया ये सब कुछ हो चुका है।
और जिसने पकड़ा रहेगा ना, जैसे हम पकड़ के बैठे, ठीक है, हम तो छोटा मोटा भी देखो मारना पड़ता है भाई, एमटीएम कभी आ जाता तो कुछ बेच दिया, कहीं लग रहा है और बॉट हो, सिर्फ हम अकेले लोग थे जो बोलते थे भैया खरीदो खरीदो और खरीदो। हर स्पेस जो उस दिन के बाद से खरीदी, हर स्पेस में हम बोलते थे भैया ये स्टॉक अच्छा है खरीदो। हिमांशु ने एम शायद 800 पे बोला था, फैबियो ने बहुत सारे स्टॉक बताए थे कि ये खरीदो, घनश्याम सर ने स्टॉक बताए थे, अरे वो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं यार। अब इससे ज्यादा बताओ हम क्या कर सकते हैं? हम स्पेस करने का पर्पज होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रहे हैं अपने पास से। हम है ना यहाँ सिर्फ बकर बकर नहीं कर रहे कि रात को बैठे टाइम पास कर रहे, हम एक्चुअल जो ट्रेड मार रहे हैं, जो हमें सेटअप दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट ऋषि सर, प्लीज गो अहेड नाउ। नहीं, मैं मैक्रो पे ज़्यादा फोकस करूंगा। अगेन बैक टू द मैक्रो, मुझे लग रहा है कि जिस स्पीड से इन्फ्लेशन घट रहा है और अब क्रूड भी घटने लग गया है और इन्फ्लेशन भी घट रहा है, तो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि अब एकदम से एक पॉज आ जाएगा रेट हाइक्स का। और रेट हाइक्स में अगर आज का जो भी रेट हाइक्स आना है उसके बाद एक कमेंट्री बहुत थोड़ी दविश होने लग जाएगी कि भैया ठीक है, हम लोग अब डेटा को देखकर करेंगे जो भी है, एंड ग्रेजुअली एक पीक आउट हो चुका है बिकॉज 8.5 जाके यूएस का भी आ गया है, अपने भी 7.7 जाके अपने भी अब 5.88 में आ गए हैं, आरबीआई के कंफर्ट जोन में आ गए हैं। और दो तीन चीज अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने जो बैंक्स है, आप बात समझो, इसको क्लीन अप करने में 5 साल लगे, पूरा का पूरा इनका क्लीन हुआ है, आईबीसी कोड आया है, सब एसेट्स जो थे, स्टिकी एसेट थे, वो बिक गए या बेच दिए गए, तो वो भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने लग गए हैं, तो इकोनॉमी उससे भी बेटर हो गई। कि आप देख लो, मोनेट स्पार्ट था, एसआर था, सब डिफंक्ट एसेट्स है, वो सब बिक गए हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में चले गए हैं। तो एक तो उनके पास प्राइसिंग पावर आ गए और एक बैंक के पास पैसा आ गया, बैंक के पास फ्रेश पैसा आया हुआ है, वो उसको लेंड करेगा। तो मुझे ये जो बैंक की जो साइकिल है ना, कम से कम 3-4 साल की है, कोई 6 महीने की साइकिल नहीं है कि 6 महीने के बाद पैसा डबल हो गया तो आप बेच के निकल जाओ। मैं ये सब में 7-8 टाइम्स, 10 टाइम्स, 10x तक जाते हैं, मतलब मल्टीपैगर्स ये सब 8-10 गुना मल्टीपैगर होते हैं, क्योंकि ये साइकिल 3 साल चलेगी। अगर नया पैसा डूबेगा भी तो उसको डूबने में 3-4 साल लगेंगे, तो इतना जल्दी नहीं डूबेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अब क्या है, बोरोवर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए, उनको समझ में आ गया कि अगर हम कुछ भी हैंकी पैंकी करेंगे बैंक के रुपयों के साथ, तो वो जो रुपया तो जाएगा ही, बिजनेस भी जाएगा और हमारे घर बार भी जाएंगे और हम भी जेल के अंदर जाएंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग आईबीसी प्रोविजन हो गया है। तो मुझे तो अब गोइंग फॉरवर्ड आप ऐसे स्टॉक्स देखिए जिसमें इनहेरेंट वैल्यू है। जैसे मैंने जेआईसी हाउसिंग फाइनेंस बहुत अभी कुछ दिन पहले सबको बोला था, उससे पहले मैंने केटीके बैंक बोला था, आज भी मुझे केटीके बैंक बहुत चीप लगता है। यस बैंक की लोग बात करते हैं, यस बैंक का मार्केट कैप है 60,000 करोड़ रुपीज, और वो 150 करोड़ रुपया कमाता है क्वार्टर का, ये 425 करोड़ रुपया कमाती है। एकदम नीट एंड क्लीन बैंक है, इनके वो रिकवरीज भी अच्छे हो रहे हैं। और एक चीज और याद रखिए, जब साइकिल घूमती है ना बैंकिंग साइकिल में, तो वो वाला बैंक लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा एनपीएस होती है, रिकवरी उसी एनपीएस से आएगी, क्योंकि वो एनपीए जिसमें एनपीए ही नहीं है उसमें रिकवरी कहाँ से आएगी? क्योंकि जब साइकिल घूमती है तो जो एनपीए है, रिटर्न ऑफ एसेट्स है, वही आपको सबसे बड़ा पैसा देकर जाएगा। और जिसके पास एनपीए नहीं है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, बहुत एफिशिएंट बैंक है, तो उसके वो कोई अपसाइड सरप्राइज नहीं देगा रिजल्ट्स में, क्योंकि उसके तो एनपीए ही नहीं है, तो वो रिकवरी कहाँ से करेगा? यहाँ तो एनपीए है, रिकवरी होने लग गई है, साइकिल घूम गई है, सारी साइकिल, पूरा बिजनेस साइकिल घूम गई है, सेंटिमेंट्स घूम गया है, मोमेंटम घूम गया है, तो दैट रिकवरी विल कम विद दैट थिंग। सो द दैट इज गोइंग टू गिव बूस्ट टू दिस थिंग। एक हमने आइडेंटिफाई किया था हुड को, अब यार 3.5 रुपया डिविडेंड देता है। उस समय 45-50 का भाव था, अभी भी 55 है। 55 रुपया का शेयर में 3.5 रुपया तो तुम घर पे डिविडेंड लेकर जा रहे हो, कहाँ खोने का रूम है तुम्हारे पास? 6% तो तुम्हारा यील्ड आ ही गया कहीं, मतलब यू हैव नथिंग टू। 6% का तो तुम्हारा यील्ड है, एफडी में जितना यील्ड है उतना है, बुक वैल्यू से आधे रेट पे मिल रही है, इतना जमीन है, रियल स्टेट कंपनीज आर डूइंग वेरी गुड। अभी आप जाके पता कर लो, अभी फ्लैट्स भी अच्छे बिक रहे हैं, और बहुत सालों के बाद ये प्रमोटर्स के पास, ये इन लोग के पास एक प्राइसिंग पावर आया कि वो आज प्राइस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डिमांड इज वेरी गुड। So again, this looks very good to me. So all this financial, the small financial, I'm very bullish on the metal pack, especially Vedanta, Steel pack ले लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब
कंपनीज को आप अगर आज बनाना स्टार्ट करोगे, आपके पास अमित जी हो सकता है 10,000 करोड़ का कैश पड़ा हो आपके अकाउंट में, लेकिन आप एक स्टील की कंपनी नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप जमीन लोगे उसमें टाइम लगेगा, फिर आप माइन लोगे सर उसमें टाइम लगेगा, फिर वो सर इन्वायरमेंटल 10,000 करोड़ क्लियरेंस मेरे पास कराओगे। होंगे। सर 10,000 नहीं, मैं करोड़ मेरे एक पास होंगे। मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ कि सर अगर आपके पास अगर 10,000 करोड़ भी हो ना, तो आप 2 मिलियन टन का स्टील का प्लांट नहीं बैठा सकते हो। वो बिठाने में आपका आपका पसीना निकल जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी, इट्स अबाउट लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स विच इज इंपॉर्टेंट, जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हुआ, आपको माइनिंग लीज लेनी पड़ेगी। अच्छा, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर आपको नीचे जमीन के नीचे नीचे भी खरीदना पड़ेगा, जमीन के ऊपर भी खरीदना पड़ेगा, मतलब आपको जमीनें भी लेनी पड़ेगी, वो आपको विलेजर से माइनिंग की जमीन एंड ऑल दोस थिंग्स। सो इट्स नॉट पॉसिबल। तभी एक नया प्लांट बैठाने जाते हो, आदमी का 10 साल 15 साल निकल जाता है, और जब तक वो साइकिल खत्म हो जाती है वो बैंकरप्ट हो चुका होता है, क्योंकि उसका कॉस्ट ओवररन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो मेटल पैक है, इसमें इतना बड़ा मोट क्रिएट हो गया, मोट मतलब इतना बड़ा एक आपका बैरियर क्रिएट होगा कि नया प्लेयर तो आ ही नहीं सकता है उस मार्केट में। तो अगेन थोड़ा भी मार्केट वो करता है, पूरी इनके पास प्राइसिंग पावर है, इन्होंने अपना डिलीवरेज कर लिया है सारा का सारा, जितना भी मेटल कंपनीज है, जो 3 साल पहले इनकी डेट लेवल थी वो एकदम 1/3 हो गई है उनकी डेट लेवल। बहुत मैनेजेबल सिचुएशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सपेंशन भी ये लोग ने बहुत ज्यादा किया नहीं है। सो मेटल पैक लुक्स वेरी गुड टू मी। बैंकिंग में मेरे को ये कर्नाटका बैंक वगैरह, आपकी जीआईजी हाउसिंग फाइनेंस, अगेन जीआईजी ऋषि सर, हाउसिंग फाइनेंस। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपकी बात में ऐड करूंगा जो आपने बैंकिंग का एग्जांपल दिया ना, जो एनपीए वाला, सो हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है आईसीआईसीआई बैंक, फ्रॉम बीइंग द मोस्ट हेटेड बैंक इन द कंट्री, नाउ इट इज द मोस्ट लवेबल बैंक, और आई थिंक इट विल बी द न्यू एचडीएफसी इन कमिंग इट टाइम। इज न्यू सो एचडीएफसी सर, मैं तो बोल ही रहा हूँ, इट इज गोइंग टू बी द न्यू एचडीएफसी। इनफैक्ट एचडीएफसी का जो the प्रीमियम है ना, अब वो प्रीमियम इवापोरेट हो जाएगा, एचडीएफसी के पास कुछ नहीं बचा है अपार्ट फ्रॉम द ब्रांड। आई एम टेलिंग यू, yes, आप देख लो yeah, उसके म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म I'm कर रहे हैं, seeing the, उनके yes, इंश्योरेंस अंडर परफॉर्म I'm कर रहे हैं, उनका नेट बैंकिंग ढंग से चलता नहीं है, वो कस्टमर्स को ठीक से सर्विस ही नहीं दे पा रहा है। तो एचडीएफसी इज जस्ट ब्रांड, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है, अंदर खोखला yes, होता जा रहा है। वो जो yes, पूरी वाला जो मतलब प्रीमियम था, हाँ, बस वही वही जो चार वो चार पाँच साल प्रीमियम पहले, खत्म हो गया है सर। जो हाँ, जो 4-5 साल पहले जो सबसे हेटेड बैंक था, इट इज हाँ, नाउ द मोस्ट लव्ड बैंक ऑल ओवर इंडिया, और हम दोनों इस बात पर एग्री कर रहे हैं, इट विल बी न्यू एचडीएफसी बैंक। सो जस्ट आई वांटेड टू ऐड ऑन दिस पॉइंट। नहीं नहीं, आई कंप्लीटली एग्री। इनफैक्ट इफ यू हैव 100 रुपीज एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन द बैंकिंग सेक्टर, आप 30 रुपए का एसबीआई खरीदिए, 30 रुपए का आप आईसीआईसी खरीदे, और बाकी का 40 का असॉर्टेड आपको जो जो खरीदना है फाइनेंशियल में आप लगा दो। 100 रुपीज आपका ऐसा आराम से खप जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। मतलब आई एम सो बुलिश ऑन एसबीआई। मेरे को एसबीआई ऐसा लगता है कि आप देखो ना यार, मैं सिंपल, हम लोग एक कैलकुलेशन कर रहे थे कि अभी अभी में लास्ट 4-5 साल में एसबीआई हैज एक्वायर्ड 40 करोड़ न्यू बैंक अकाउंट्स। कैसे? ये जो जनधन का स्कीम हुआ था, उसमें क्या है, प्राइवेट बैंक पार्टिसिपेट ही नहीं की थी। ये बॉटम ऑफ द पिरामिड वाला जो गेम था, जो नए नए कस्टमर्स थे, सब वो एसबीआई के गले पे आ गया था, वो गले की घंटी बज गई थी। आज वो गले की घंटी अब पॉजिटिव हो गई, 2 लाख करोड़ का तो सिर्फ डिपॉजिट्स है उस उन उन अकाउंट्स में, और आप सोच लो वो कितना बड़ा कासा को कंट्रीब्यूट करता है। अब जो बैंक के पास 40, 45, 50% कासा है, कासा क्या हो गया? आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का बैलेंस। सेविंग अकाउंट में आपको 2-2.5% का वो मिलता है, फिक्स्ड है, और कासा में मतलब करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता है। तो बेसिकली वो फ्री का माल हो गया। अब आपके अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं 8.5% अगर होम लोन होता है, तो भैया आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज नथिंग, बट आपका एनआईएम स्ट्रेट अवे 6-7% बढ़ जाता है, 6% या 7% हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह निकाल के। सो आप जब इंक्रीज करते हो, इंक्रीजिंग ये इसमें इन्वायरमेंट में, यू मेक मोर मनी, बिकॉज योर डिपॉजिट रेट्स आर पुराने डिपॉजिट्स है, या आपके कासा बहुत नीचे हाई कासा है, तो आपके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज वेरी लो। तो उसके कारण क्या है, आपकी जो निम है बूस्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि बैंक इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग। हाईली अंडर परफॉर्म सेक्टर है, 10-12 साल तक उसने अगले ने परफॉर्म भी नहीं किया, तो वो भी सारे परफॉर्म करेंगे। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द बैंक्स, आई एम वेरी बुलिश ऑन दोज थिंग्स। और कुछ नीश सेक्टर्स है जो मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे जेनोटेक है। अब जेनोटेक इज अ फार्मा, एक छोटी सी कंपनी है, 300 करोड़ की।
और उसका पेरेंट से सन फार्मा होल्ड 76%। अब सन फार्मा का मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ रुपया, सन फार्मा एडवांस का मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का। और तीसरी कंपनी जो सन फार्मा के स्टेबल से है विच इज इनटू फार्मास्यूटिकल इज जेनोटेक, और डेट फ्री कंपनी है, 300 करोड़ है। अब जिस दिन सन फार्मा एक दो दवाइयां भी उसके अंदर डाल देती कि चलो ये दो ब्रांड में हम लोग जेनोटेक के नाम से बेचेंगे, उस दिन जेनोटेक का सीधा मतलब एनीथिंग कैन हैपन। सो इट दैट 60-65 रुपीज में जो 10 रुपए का शेयर मिल रहा है आपको, वो हो सकता है 500-600 रुपया हो जाए, बट अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो ये आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट रिपोर्ट, तो सोचा आप लोग के सामने इसको ये आइडिया को फ्लोट करूं, देखो आप लोग क्या बोलते हो उसके बारे में। सो दिस इज हाउ मेरा तो अभी केटीके बैंक, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, हुडको और जेनोटेक और ये 4-5 शेयर और मेटल पैक्स लेकर मैं बैठा हूँ आराम से, एंड आई एम एंजॉयिंग द मार्केट टू द कोर। एंड मैंने कुछ अपना सिल्वर एंड गोल्ड भी ईटीएफ वगैरह में लिया हुआ है। सो आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन सिल्वर, आई एम वेरी बुलिश ऑन द गोल्ड राइट नाउ। मुझे तो लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो विल गिव यू अ गुड रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड। सो ये मेरा पोर्टफोलियो है अभी करंट में। ये अभी तो मैंने फ्रेश बाइज में ये किए लास्ट 6-7 महीने में। थैंक यू। फैंटास्टिक पॉइंट ऋषि भाई, एब्सोल्यूट फैंटास्टिक। तो आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखो, क्योंकि डीएक्सवाई इज ट्रेडिंग बिलो 104। अब पॉवेल साहब क्या बोलेंगे पता नहीं, वो पॉवेल साहब जो बोलेंगे वो फैबियो हमको समझा देगा। इतना दिमाग मैंने लगा था, इसके लिए फैबियो हमारे पास होता है, वो समझा देता है इसने ये बोला है, वैसा बोला, एक्स बोला, वाई बोला, जेड बोला। मैं हूँ टेक्निकल वाला, मुझे वो फंडामेंटल ना समझ में आता। मैं बैलेंस शीट 2 मिनट में पढ़ लूंगा, बीइंग ए सीए। तो मैं दिमाग नहीं लगाता, तो हमारे पास हम टीम ऐसी बनाते रखते हैं ना कि भैया क्या बोला, ये समझा, ये मत समझा, ये समझा कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हम उससे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो घनश्याम सर ने हैंड रेज किया। घनश्याम सर, एक आपके लिए क्वेश्चन था टाटा पावर के लिए, किसी का रिक्वेस्ट था, इसके लिए वो क्वेश्चन, एंड देन गो अहेड प्लीज। घनश्याम सर प्लीज। जय हिंद एंड गुड इवनिंग। टाटा पावर वाले का जो क्वेश्चन था, उसको 10 साल रहना है और वो डेली चार्ट देख रहा है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। पहले वो कंफ्यूजन दूर करो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वीकली और मंथली के ऊपर के ही चार्ट देखो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट डेली वो देखना बंद करो, ठीक है। टाटा पावर का अगर मंथली चार्ट देखोगे तो उसमें कंसल्टेशन हो रहा है, और वो मंथली चार्ट में 12 मंथ मूविंग एवरेज के पास में चल रहा है, ऊपर चल रहा है, और 7 मंथ मूविंग एवरेज के वहां पे वो कंसोलिडेट हो रहा है। फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, उसके बने रह सकते। अभी मेरा एक क्वेश्चन है ऋषि सर, जैसे अभी पीएसयू सेक्टर में एक रैली चल रही है। गवर्नमेंट ने आज आईआरसीटीसी में एक इकोनॉमिक्स टाइम्स ने बताया कि 5% का टेक निकालेंगे, और जी बिजनेस केस में था कि 2.5% का करेंगे। तो क्या आगे अभी बजट से पहले या बजट में ऐसे और प्रपोजल आ सकते हैं, चांसेस हैं? ये रैली को कैसे देखे, पीएसयू रैली? देखिए रैली को आप ऐसे देखिए कि गवर्नमेंट को एक चीज समझ में आ गई है, वेल्थ क्रिएशन करेंगे तो फायदा है सबको। सबसे बड़ा फायदा तो गवर्नमेंट का है, बिकॉज गवर्नमेंट की सबसे बड़ी होल्डिंग है पीएसयू बैंक्स में, और पीएसयू सारे सेक्टर्स में। अगर पीएसयू बढ़ता है और वेल्थ उनका क्रिएट होता है, क्योंकि दैट इज व्हाट दे आर वेटिंग। सो अगर आज आईआरसीटी को डाइवेस्ट करते हैं या मेसडॉक डॉक को करते हैं, या जहां पर जो उनको लगता है कि वहां पर उनको एक अच्छी वैल्यू मिल रही है, वहां पर वो 5% 2% करके धीरे धीरे करके डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनका एक डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट भी फुलफिल होता है। सेकेंडली मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू सीक लॉट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि उन्होंने डिविडेंड काफी सीक करना है उनको। तो एक जो जिसके अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है जिस कंपनीज में, तो डिविडेंड्स भी वो अच्छी देगी। जैसे आरईसी है, पीएफसी है, दीज आर द कंपनीज जो आपको अच्छी डिविडेंड देती है। एनएमडीसी है, अभी एक एनएमडीसी का एक बच्चा है एनआईएसपी, वो लिस्टिंग होने वाला है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। आई थिंक ये अगर आपको कोई अच्छे प्राइस में मिल जाए, 30 रुपए के नीचे मिल जाए, आंख बंद करके ले लीजिए।
इसके पास जो माइंस है, द क्वालिटी ऑफ द माइंस इज टेरिफिक. टाटा इज आइंग ऑन दोज दैट पर्टिकुलर कंपनी, और ये कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट ही करना है गवर्नमेंट को. 10% एनएमडीसी के पास छोड़ देंगे, बाकी का बाकी पूरा डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे. सो अगेन दैट इज गोइंग टू बी अ गुड वैल्यू अनलॉकिंग, क्योंकि चिड़िया माइंस वगैरह काफी जगह अच्छी माइंस पे उनका मतलब उनके माइंस है वेरी हाई क्वालिटी माइंस, हाई क्वालिटी 60% प्लस एफई उस टाइप का आयरन ओर है. तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है अगर वो आपको मिलता है ना, क्योंकि लोग क्या वो फ्री का माल है तो लोग सोचेंगे कि इसको बेच देते हैं, जो मिल जाए घर पे आ जाए, अपने को तो क्या अपने पास तो एनएमडीसी पड़ा है. बट दैट्स नॉट द केस. वो 20-22 हजार करोड़ का उसमें प्रोजेक्ट हुआ है. तो दैट इज लाइक अच्छा खासा उसमें एसेट्स है, अच्छी खासी चीज है. अगर वो आपको मिलती है तो वो आप ले सकते हो. सेकेंडली मुझे लगता है कि यहाँ पर पीएसयूज विल कहीं कहीं फ्रॉड है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि पीएसयू की रैली चलेगी, और पीएसयू की रैली काफी लंबी चलती है. मतलब आपको याद होगा 2003-4 में जब चालू हुई थी और इट वेंट टू ऑलमोस्ट 2008 तक चला था, और वो जो 5 रुपए का सेल था वो 250 रुपया बिका था, इफ यू रिमेम्बर. सो 2003 में 5 रुपया था एंड इट वेंट टू ऑलमोस्ट 2002 या 2003, और 2008 तक वो सीधा 250 रुपया चला गया. सो द काइंड ऑफ एसेट दे हैव, द काइंड ऑफ, इनके पास सारी क्लियरेंसेस होती है, इनके पास सारी माइंस होती है, इनके पास सब कुछ होती है, तो दे डोंट हैव दैट प्रॉब्लम विच योर प्राइवेट दोज पीपल हैव टू फेस. उनको इन्वायरमेंटल हैजल करना पड़ता है. कभी कोई इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट आ जाएंगे, वो बोलेंगे ये पोर्ट का काम छोड़ो, ये कॉपर का माइन बंद करो, ये करो वो करो. गवर्नमेंट लकीली डजंट हैव दोज इश्यूज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पुरानी माइन से वो चल रही है, तो ये एक फायदा रहेगा. तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें हमें एक बेनिफिट करेगी. और देखिए 7% का ग्रोथ रेट कहीं नहीं जाएगा. मैं आपको बेट करके बोल सकता हूँ कि इंडिया विल ग्रो मोर देन 7%, नॉट लेस देन 6.9 भी नहीं, 7% ग्रो करेगी. एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस थिंग. आप चाहो तो रिकॉर्डिंग कर दो, जिस दिन अगर ये आंकड़े गलत आए तो मुझे अच्छे से टोल कर लीजिएगा. 7% से ऊपर ही आएगा ये 2022-23 का जो ग्रोथ रेट है. ऋषि भाई जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रोल करने की, पब्लिक ऑटोमेटिकली आ जाएगी. हाँ नहीं कोई बात हमें नहीं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एकदम आइएगा. और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी ग्रोथ रेट है वो सस्टेनेबल भी रहेगी. नेक्स्ट 10 साल तक ये ग्रोथ रेट मतलब 6-7% का ग्रोथ रेट रहेगा, बिकॉज एक मोमेंटम बिल्डअप हो गया है, सेंटिमेंट बिल्डअप हो गया. वी हैव डन बेटर देन द अदर कंट्रीज. हमने अपना इन्फ्लेशन अच्छे से मैनेज किया है, ग्रोथ को सेक्रीफाइस नहीं किया है, और अब हम लोग टेक ऑफ के स्टेज पे चले गए क्योंकि सेंटिमेंट्स लुक सो गुड. इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, पीएलआई का इन्वेस्टमेंट आने लग गया है. एप्पल जैसी कंपनीज जो चाइना में इतना इश्यूज हो रहे हैं उसके कारण वो लोग भी अगर थक हार के इंडिया में आ रहे हैं कि भैया हम लोग इंडिया से प्रोड्यूस करेंगे. अब हमें अब ऑल्टरनेटिव देखना है चाइना के अलावा, क्योंकि चाइना का तो अता पता ही नहीं है, पूरा ऑटोक्रेटिक सिस्टम है वहां पर. तो दैट थिंग इज हेल्पिंग इंडिया अ लॉट. ये इंडिया में बहुत सारी चीज आएगी. तो मेरे को तो लगता है कि दिस विल बी, वी आर द मतलब वी आर सो लकी कि राइट नाउ वी आर इंडिया फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स. देखिए ट्रेडिंग का मैं आइडिया नहीं है, हो सकता है कल 400-500 पॉइंट निफ्टी घट जाए बढ़ जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आई एम नॉट इनटू द ट्रेडिंग. मैं एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोल रहा हूँ, मीडियम टर्म के हिसाब से आप लोग को बोल रहा हूँ कि जो कैश में शेयर लेकर बैठिए, एकदम रिस्क फ्री, एकदम माइंड फ्री रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा. आप मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा, देखिए ऋषि भाई जस्ट वन बहुत लोग क्वेश्चन, अच्छे से काम कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं कर सकते सर. तो मैं तो वही कैश वाला आदमी हूँ, मैं कैश में बिलीव करता हूँ. कैश में जितना मेरा अगर 100 रुपया का पसारत है तो मैं 100 रुपये का ही शेयर खरीदूंगा, 110 का भी नहीं खरीदूंगा. मेरे को टेंशन हो जाती है सर. ऋषि भाई ये क्वेश्चन आपने बोला 6-7% रहेगा, अपन एक नीचे पकड़ लेते हैं मैक्सिमम 5%. आपको नहीं लगता डबल डिजिट ग्रोथ भी हो सकता है, 10-11 भी हो सकता है कभी? सर नॉमिनल तो डबल डिजिट हो गई ना, इन्फ्लेशन प्लस ये ग्रोथ को मिलाकर तो डबल डिजिट, वी आर टॉकिंग अबाउट डबल डिजिट ओनली. लेकिन जो रियल ग्रोथ होगी वो मुझे लगता है 6 के नीचे नहीं जाएगी, 5 तक नहीं जाएगी. 7% तो इस साल रहेगा ही. और अगर ये इंटरेस्ट रेट घटना स्टार्ट हो जाए तो मुझे लगता है ये आगे ही बढ़ेगा, ये नीचे नहीं आएगा. 7 का 8 होगा सर, 7 का 6 भी नहीं होगा. So fair enough. Within 5 minutes we will have a Fed decision, and we have one of the best renowned speakers. Rohit sir also over here. Fabulous is also over here. तो 5 मिनट बाद तो आप दोनों आपस में झगड़ा कर लेना, डिसीजन बता देना कि डिसीजन का क्या हमें समझना चाहिए क्या नहीं समझना चाहिए.
तब तक मैं 5 मिनट किसी और का व्यू ले लेता हूँ. 5 मिनट बाद रोहित सर एंड फैबियो, ऑल स्पेस इज योर्स. जो डिसीजन है उसके बेसिस पे मार्केट क्या लगता है आप दोनों को. तो टिल देन अमित, जस्ट गो एट 5 मिनट्स मैक्स. 5 भी नहीं, 4 मिनट मैक्स तेरे पास. 3 मिनट. ओके ओके सर, फाइन, नो प्रॉब्लम. सो एक्चुअली मार्केट पे जो मेरा व्यू है, पिछली बार भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो बुलिश ही था. निफ्टी में थोड़ा सा एक जैसे आज का जो हाई है, इट इज लुक्स अ बिट माइट भी थोड़ा सा स्लगिश करे, तो अगर 18500 ब्रेक करता है सो वी कैन सी 18100, माइट बी नॉट श्योर. और जब तक आज का हाई क्लियर नहीं होगा, नो लॉन्ग पोजीशन इन निफ्टी प्रिसाइजली. निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, सो मैं स्टॉक स्पेसिफिक फोकस कर रहा हूँ, तो निफ्टी से दूर हूँ. और बैंक निफ्टी का तो मामला क्लियर है, इट इज क्लियरली मेकिंग हाइज एंड हाइज, तो उसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. सो इट इज़ मेकिंग द क्लियर हाई. पर आज थोड़ा सा ICICI बैंक वाज शोइंग सम लेगार्डनेस, तो माइट बी बैंक निफ्टी भी साइडवेज परफॉर्म करे. सो इट माइट बी कि आने वाले कुछ दिनों में इंडाइस क्लियर पिक्चर ना दे. बट स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स है कैश सेगमेंट के. आज मैं आवास देख रहा था, आवास वाज लुकिंग गुड. सुपर स्टॉप भी सही लग रहा था. और डेरिवेटिव्स में हमारे पास और मैं एक देख रहा था, मैंने चार्ट भी उसका मैंने पोस्ट किया है, वो मेरे को बेटर लग रहा था. सो कई सारे स्टॉक्स हैं जो मतलब हमें अच्छे लग रहे हैं, एंड यहाँ पे कि हम अच्छा मूव प्रटेन कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए. हाँ, ये संभव है कि शायद थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा. माइट बी इंडेक्स में बहुत क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी, सो दैट माइट बी वन कंस्ट्रेंट देयर. बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज नॉर्मल. बाकी बेयरिशनेस तो कहीं भी मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है. एनीवन इज डूइंग समथिंग, तो उसका कुछ अपना पर्सनल कंसर्न हो सकता है. मेरा तो क्लियर कट व्यू बुलिश है ऑल द वे, लेफ्ट राइट सेंटर. कैश मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इवन तो कई दिनों से कैश में ही प्ले कर रहा हूँ. एक हमारा सोलार इंडस्ट्रीज करके था, वो भी मैंने पोस्ट किया था. इवन मैंने LIC मैंने 600 के आसपास मैंने एंटर किया था, 720 पे आज मैंने एग्जिट किया LICI को, तो इट वाज आल्सो लुकिंग गुड. सो सब ठीक है, मतलब थिंग्स आर गोइंग बेटर. बहुत बार होता है कि हाँ, वो डेरिवेटिव में चांसेस नहीं मिलते हैं. नो नीड टू बी एडिक्टिव ऑफ डेरिवेटिव. पैसे जहाँ से बने बना लो ना, क्या फर्क पड़ता है यार, सो that's fine. That's it from my view about the market and the stocks and all. That's it. Thank you. So अभी फेड का डिसीजन आएगा and nobody knows better than Fed than Rohit sir. Rohit sir, all yours now. Sorry to keep you waiting. Apologies from my side. Sir, please go ahead. Nothing to apologize, but I think it'll be good to know at least the decision part. Baki, really, it will be important to listen to the conference. The press conference gives a lot more idea, but once we know the decision, we can at least reflect on that. सर डिसीजन को 1 मिनट लगेगा. आपको पता है डिसीजन क्या आने वाला है. वो क्या करेंगे. 99% सबका एक्सपेक्टेशन है 50 बेसिस पॉइंट्स करने वाले हैं. चलो लेट्स प्रिज्यूम कि दैट इज व्हाट दे डू. Okay. What will be further from that is, are they continuing towards the 5.5% and keeping it there over the next 6 months? That is, I think, the thing they have repeated over the last 2 meetings. If they continue with that trajectory, my sense is that interest rates around the world will get pushed slightly higher. In fact, inflation in places like Europe are much higher, 10-11%. They are in a need to raise rates, and if they are not able to do it, it will actually force the Fed to do their job for them. So it's a very tricky situation in terms of the rate environment. Some time back, I just put out a short 2-minute video saying, in the recent report I wrote, among many things, I think if we just watch the 10-year GSEC in India, you will get an idea of where rates are headed. And if they are going above 7.5% in India, I will not be surprised that they will go to, a long way up. I think nobody is expecting it to go beyond 8.5, but I think I will not even rule that out. Once bond yields start to move, they will not stop. That is the risk. I think that risk is nowhere priced in because it directly affects valuations, even if all things else remain equal. Okay, and this is a similar idea. I think even last time I was in your space and in September, I have mentioned the same thing. The rates and valuation are very correlated.
In India, we haven't seen a valuation correction based on what is happening in bond markets because our bond market was kept easy by the RBI. But what I'm really watching out for is whether that remains that way, because somewhere your currency and bond markets will fall apart. I mean, you cannot have a country which is in current account deficit and think that you can cut rates. You cannot have your rupee falling and cutting rates. It's a dual disaster. So I'm exactly not sure how you would manage the CAD situation in a weakening global economic environment. And that is the part which doesn't add up in all the bullish narratives that are out there. So probably अभी तक तो रेट का डिसीजन आ गया, because my watch is showing 11:32. Am I audible? नहीं, अभी तक नहीं आया है। तो 2 मिनट थोड़ी I लगते guess हैं। it will come by 12. Let's see. 11:30 का टाइम होता है, वो फेड है, वो अपना लोकल ट्रेन नहीं है कि 2 मिनट लेट आएगा। ये पुढचा ट्रेन 2 मिनट लेट आएगी, वो अनाउंसमेंट नहीं होता, वो सीधा अनाउंस होता है यार वहाँ पर। उसका टाइमिंग चेंज तो नहीं हुआ है, वो 6 months का जो daylight saving, it may be at चेंज 12. हो गया। It may be at 12. Yeah. हाँ, ट्रेडिंग टाइम चेंज हो गया ना, वो 7 से 12 बजे ही आएगा। हाँ, because the press meeting is at 1 o'clock, so Yeah. So okay, So, go but ahead. Rohit sir, I had a question. Yeah. You said that the Fed would have to do the job for Europe. Do you think the Fed? I mean that. Okay, I do understand that somewhere they are totally connected, and that the reliance or dependency is definitely there. But do you think that US would risk their own economy for Europe? So the thing is that it's evident that the inflation in US is coming down right now. What they were, I mean, the rate hike that they were, the terminal rate that they were factoring in was 110 basis points before the inflation numbers came in, and now it's 100 basis points. So that has, though people have started already reducing their terminal rate expectations, and post that the Fed would just hike rates because for Europe. If you can throw some light on that. So see, there's this very long discussion and debate. I listen to a lot of global hedge funds, different people talking, reports that are writing on this topic. And the discussion really revolves around what not even the Fed, but what Powell himself wants to achieve. Sir, it's at 12:30, not at 11:30. It's at 12:30. मैंने अभी इन्वेस्टिंग चेक किया। कोई वापस चेक कर लेना, प्लीज रीचेक कर लेना कोई भी, कि मैंने गलत ना देखा हो। तो मुझे मैच के साथ साथ शुरू होएगा ऐसा ना। मतलब फिर मतलब जिंदगी क्या बची रोहित सर, आप बताओ ना। मैच देखने का, कि ये फेड रेट देखने का, फिर डाउ जोन्स देखने का, देख लीजिए। अपनी निफ्टी ट्रेड करने वाले आपको भाड़ में गया जो करता है, जो बोलेंगे अंकल सुन लेंगे और क्या करेंगे। तो कैरी ऑन सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। Yeah, so the whole discussion around inflation goes two ways. One is, what does the Fed want to achieve? Do they want a situation where if they immediately start cutting rates the way the market is trying to hope for, what if inflation bounces back? And if it bounces back, do they want to deal with it all over again? So that is the situation they faced in the 70s. They did that a couple of times. They went through several rounds of back and forth on interest rates and inflation. Now, what the Fed has been saying for the last few months is that they don't want to go that way. They want to get the problem done, solved once and for all, which is why he's saying we are going to keep it higher, we are going to keep it longer. That whole talk which he's giving, higher for longer, it essentially is pointing to that they want to make sure ki it will not bounce back moment they start cutting rates. Okay, so that is why we are all starting to price in, given that he's going to do what he's saying कि 6 महीने तक rates कम नहीं होने वाले.
not before March at least, or maybe even all the way till June. So somewhere between March or till June, they will not be really cutting rates. They may take it to 5.5%, and keep it over there. So this is the base expectation. And then as things evolve, and they feel sure, this is not an animal that is going to come back and bite, then they will probably consider cutting. Now this is one situation. Now uh, what can force them to change faster is that if they keep it at 5.5 long enough, by the first quarter of next year, you could end up in a US recession, and there could be other side effects which may force them to intervene in some way. Those are things we don't know right now, when and how they will intervene, like they have done recently. But recently, some of it has been attributed to the elections, where a lot of the TGA and RRP, which is reverse repo operations, were used to fuse some liquidity from October. So people are starting to monitor all those data points. Will they infuse liquidity again? Will they not? And that will completely be dependent on the situation as it evolves on the treasury market. And if any side effects of raising rates show up, then they may be forced to intervene. But right now, what they're saying is they will raise first. So if they're going to raise and keep it there, that expectation means earnings fall, and that is not priced in the market. Second is that, do they become the watchdog for the world? It's another tricky part, because Europe, despite 10-11% inflation, is not able to raise rates aggressively because their debts are even higher than the US, and they are not the reserve currency of the world. See, US can print its own money and buy bonds. Europe cannot do that. So when they try to fight inflation, they actually raising rates on themselves, which is they have to pay higher rates on their own bonds, government bonds, which they cannot finance in euros. They cannot just do it out of thin air like the US does in dollar terms. So the question is, will they do it? Number one. Or will the Fed just keep rates higher, so that because inflation is a global problem. I think we often think as if it's a domestic problem. It can be domestic if it is a single country issue or a single currency issue. But right now, as we are seeing, it's around the world. Every country in the world is showing inflation, and they are showing it irrespective of oil prices. So it's not really an oil inflation only. It has to do with falling workforce and many other issues, especially which are in the developed part of the world. So this discussion therefore goes in many different angles, and all those angles lead to different results in terms of what the Fed would do. I cannot say that they will become the watchdog for the world, but that was just one of the ideas that some people suggested, that would they have to do that, if because if there's inflation in other parts of the world, it will transmit, given that US is a net importer from everywhere else. So you just can't have higher inflation in other countries and not expect it to continue to be transmitted in some way to you if you're a net importer. Long-term solution is, okay, if prices everywhere go up, you start manufacturing in your own country, but that's a 5-year plan. That's not a 1-year plan. And right now, I think as traders and investors, I worry more about the 1 year than the 5-year. I don't think 5 years is ever an issue in our lives. We can always be bullish with a 5-year time horizon. But it's the risk management in the 1 year which really becomes the issue that we try to address if we can anticipate something in terms of risk. So I think right now the situation is that I still continue to see risk on a 3-month or 6-month basis, because rates will still go higher. And specific to India, I say rates and the currency will get weak. So the bond and currency markets in India are at the point at which they can weaken very sharply, unless we decide to do super intervention, or we stayed with the world. We've tried to intervene enough in the first 6 months of the year, trying to keep it all down. So selling $100 billion into the market from our savings is part of that intervention. Now, I don't go by what RBI recently said. RBI said in its meeting that we don't do monetary policy for currency management, which is completely bizarre to me if you think about the meaning of currency and rates, which are so interlinked. If you have a free falling currency, will you not raise rates? So how can you say that monetary policy is not used, or you'll come up with swaps like they did in 2013 also. Raghuram Rajan introduced swaps with Japan to try and put a lid on it, or you raise import duties on oil and gold, which also we did. So there are many other measures for sure, but when you allow something to happen, it is a war then after that. So
So right now, given our current account deficit, I think the currency is far, far stronger than other currencies, and it has downside risk. And rates is one thing which has a very, very direct impact. And global rates going up, are we going to keep? I think the difference between domestic bond yields and global bond yields is also the widest in history. So can we really keep that kind of a interest rate gap, which makes our own bond market unattractive to foreign investors? Question mark. I don't know the answer, but I know that it means that it poses a problem again indirectly, because if you're not attracting money to your bond market or your equity market, the only two ways that you're funding the currency, then you're putting your currency at risk. So these are the issues which are unaddressed and right now probably most ignored, which is fine, but I don't think they can be ignored permanently. Okay. So, I mean, all these issues that you mentioned that would occur, I mean, the currency, sharp currency depreciation and the CAD issue and the money not flowing into the bond market is all dependent on whether the Fed decides to, to go very aggressive on rate hikes, maybe post the 100 basis points that are left, what they have communicated to the market. But if they stick to that 110 basis points, these things won't come into picture, right? Yeah, so it's not about being aggressive anymore, but simply if you keep rates high enough for long enough, it will have an guess impact. they have already communicated that there would be two rate. Correct. So the market is hoping that they will change. The market is hoping that they will change that commentary. I'm not sure why the market is hoping. Market will change the. I mean, the Fed will change the commentary that they will increase the rates further, right? But as of now, whatever the communication that the Fed has given, Yes. Yes. according to that, there would be rate hikes of more of say 100 basis points more. Correct. That gets into FY23, and that would stay until June, July. The rates would be that would be the level of rates, and what they said. I mean, what the market knows is by end of their FY23, the calendar year 2023, there would be a couple of rate decreases. So this has been the communication by the Fed, and everything else is what we are speculating at this point of time. That the Fed might go and they would change what they have said earlier. So that is yet to be, that is unknown yet as of now, right? Yeah. Right. Rohit sir, my only one question is, we are seeing everything around, but because I'm a hardcore trader, तो हार्डकोर ट्रेडर की तरह ही मैं पूछता हूँ, क्योंकि आप हार्डकोर जवाब देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने। ये सारी चीजें अपने कंसर्न में हैं, मतलब all things we are considering, but still Nifty is almost near to life high. Bank Nifty is hitting new highs every day. PSU banks are hitting new highs every day. मतलब not life highs, but at least 52 highs. PSC sector is giving a breakout. So how to correlate all those things with our market? Sir, इससे आप मुझसे ज़्यादा better हो. Let me give you an observation. So there are two things here. One is the trade and one is an investment time horizon. Okay. So a trade is something where I can get in and get out. So I can be fair to myself to say that at 15,200, I thought the market was very oversold. I took a trade till 17,800. Okay. Then in October, when it fell to 16,700, 17,000, I thought I took a trade till maybe 17,800 or 18,200, 300. Now the point is that is a trade. Okay. वहां से 18,3 से आज 18,9 भी है. If I use some tools, I could have ridden the trade. Whether I did or somebody else did doesn't matter. The question here is not that. Okay, the question is now that you have reached this point. Okay, what next? The question is this a bull market that will just keep going on like this till 19, then 20, then 21? Because 19 is not a target for a bull market. If you say this is a bull market, you're going to 25,000, 30,000, then it is a bull market. In Indian context, if you go historically, markets every 2 years will double is during a bull market. So, so if we don't have that kind of a context in terms of what the market is going to do, then I would fall short of trying to call it a bull market. So then I would have to ask, okay, then what is it? Is it a trading market?
Do I sell the rallies, then I buy the next dip whenever it comes, and then I again sell another rally? Do I keep doing that? So that's a decision to take, whether you're going to trade this market every 1,000 points up, 2,000 points down, 2,000 points up, or are you going to consider it as an ongoing bull run and keep buying and holding, buying and holding? So 2020 to 2022, I did that buying and holding only long side. Since April of this year, I've been treating the market as up and down. Now, should I change that up and down to up? Now, this is the question mark. And then in the face of these macro things which you're seeing, market which is not paying attention to right now. Now, why is the market not paying attention? I'll tell you, it's not just India. If you look at Japan, if you look at Jakarta, you look at even, I would say, Europe. Okay, European markets are actually not down as much as the US. Okay, the FTSE is very close to the all-time high. If it rallies another 4-5%, it'll make an all-time high. Why is it over there? The reason is that most of these countries have kept their currencies weak. First 9 months of this year, Europe was not even raising interest rates. They were still buying bonds. So was Japan. So what happens is when you inflate your currency, either through bond buying or by allowing your currency to weaken, the stock markets get support, because sort of you're keeping liquidity in the system, and by weakening your currency, also allowing some level of inflation, which is what your nominal GDP number is, right? Which we were talking about some time back. So it is always real growth plus inflation, right? So then we come to the nominal number. So that inflation has been allowed to happen by letting your currency be weaker than the rest. Now you should ask the question, did India do the same thing? The answer is yes. First of all, we were not raising rates all the way into May. And historically, RBI has always been supportive of growth by not raising rates too aggressively. So that is what they have done so far. And they have said so openly that we are supporting. So that is your explanation as to why markets are here. Even the most recent RBI meeting, he said liquidity is still in excess of 150,000 crores in the system, but we will now start trying to tighten that. So that is a first step. He's saying, okay, now we might actually tighten liquidity conditions. So we are doing this slowly, and that is one of the reasons why markets are elevated compared to, in various parts of the world compared to the US. So that is the simple explanation. The question is, what going forward? Can it stay that way? And is the environment changed for a permanent elevation, or is it just a temporary elevation? I think that's the question I'm trying to fight. And I have my answer that it's probably temporary, because earnings are getting flatter even in this quarter. And triggers from earnings which are export led or external, because the external environment is very clearly weakening. Those take a hit, and then that sort of has an indirect impact on the rest of the economy. And having said all that, it all boils down back to what is the impact of all of these things to your own currency. I hope that addresses it. Yes, yes, sir. This is for my knowledge sake. You said that you are looking at markets from 3 to 6 months perspective, of risk perspective, right? So just in case, what the assumptions that you have in your model hold true, how long will be the recession in the US? So typical bear markets in India are 18 months. Originally, I thought from October 2021 last year, 18 months would be March of 2023, which is not very far away. Now since India is making a higher high, we may say, oh, is that timeline going to change? So so time is always a guesstimate, and therefore we can say give it plus or minus 1 year. I mean, give it 6 months, give it 12 months. Within this year, the worst will be over. Right. A lot of these things will get discounted by mid-year, I guess. Right. So 6 months to go. Sir, just to intervene. Amit bhai, just if I can complete my question, please. Okay, you go ahead. I missed the question. Sorry. Go ahead, Amit bhai. Sorry. I think market have discounted everything. Market is headed towards high. तो जो डिस्काउंट करना था ना, वो 15,200 के लेवल पे 15,500, 16,000 सब हमने देख लिया. ठीक है, वो सब हमने देख लिया जिंदगी में. जो देखना था मार्केट को खराब, वो देख लिया. आज
पॉवेल अंकल आके जब जब बोलेंगे वो उनका इश्यू होता है, क्या बोलते हैं। रोहित सर ने एक चीज सही बोली, कमेंट्री क्या देगा। अगर इतनी चीजें हम दिमाग में रखेंगे ना, मैं पक्का बोलता हूँ कभी ट्रेड ना ले पाओगे जिंदगी में। आपको ट्रेडिंग के सेटअप में क्या चाहिए होता है, प्राइस क्या करती है। रोहित सर भी must be following the simple Dow theory. Prices are making higher high, higher low on a daily chart, on a weekly chart, on a monthly chart. For me, it is a buy. अगर नया हाई मार रहा है, मैं अगर इतनी सारी चीजें दिमाग में रहूंगा, या रिसेशन है, रिसेशन का अगर कंसर्न होता तो यूएस मार्केट वापस नीचे से ऊपर क्यों आया, नैस्डैक नीचे से ऊपर क्यों आया, S&P वापस ऊपर नीचे क्यों आया। उसका जवाब है, it's in every market, in an up down market you will get situations where a lot of longs get built up, they unwind, and then a lot of shorts get built up and they unwind. The data very clearly shows it. Let's take our own data only. मैं तो यूएस के डेटा में भी नहीं जाऊंगा, अपने डेटा में मैं आपको बता देता हूँ। 15,200 पे FII के 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शॉर्ट थे। नेट मतलब लॉन्ग माइनस शॉर्ट का नेट जो नंबर आता है फ्यूचर्स में, 1,45,000 is the second highest on record, was short at 15,200. So there was a good trade to be had over there. Similarly, at the start of October, the short position was 1,26,000 contracts by FIIs. So those were reasons to think that there was a trade over there. Apart from what we Dow theory, I'm not negating that. So that is the trend which can allow you to ride it longer. The thing is, because I'm also looking at sentiment, I sometimes back off earlier than that unless I feel it's a bull market, then I don't back off. So I'm backing off because somewhere more than 10 days ago, by the end of November, FIs had the highest long position since 2019. So they went from the second highest short position to a 4-year high in long position. So I am only going by simple sentiment. अगर सब लोग तेजी कर रहे हैं, आपके प्रीमियम्स हाई हैं, तो मुझे नहीं करना है, खत्म होगी बात। अगले साइकिल में देख लेंगे, या फिर अगला जब भी करेक्शन आएगा 200 400 500 पॉइंट, तब एसेस करेंगे कि हाँ, नाउ इज दिस अ नॉर्मल करेक्शन टू लॉन्ग अगेन। सो दैट इज द ट्रेडिंग पार्ट ऑफ इट। The long term thing requires another insight. सर जस्ट टू इंटरप्ट यू, मी एंड अंकित, क्योंकि अंकित और मैं वो आप जो डेटा ट्रैक कर रहे हो हम भी ट्रैक कर रहे थे। जब 15,200 था ना, हम स्पेस कर रहे थे, रात के शायद 1 बज गया था, मैं ज्योति में था, हमने और अंकित ने सेम चीज बोली थी कि भैया यहाँ FII और रिटेल का अपोजिट पोजीशन खड़ा है। अंकित प्लीज गो अहेड, आई वोंट इंटरप्ट नाउ बिकॉज़ अंकित विल बी बेटर देन मी टू एक्सप्लेन दैट। अंकित इफ यू आर देयर। सर सेम चीज हमने बोली थी कि भैया एक पार्टी कटेगी, अब कौन कटेगी हमें सर फोरकास्ट तो हमें भी नहीं होता। जब हमें लगता है ना रिटेल मूर्ख है, वो रिटेल ने पैसा बनाया उसमें। FII जाके लॉन्ग आया 17,800 के बाद, 15,200 से 17,800 के बाद उसका पोजीशन चेंज हुआ। हम रोज वो डेटा डिस्कस करते थे, आज FII का शॉर्ट कितना है, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं स्टॉक का OI का बात भी नहीं कर रहा। तो हम 2 ही लोग थे जो डेटा पकड़ के जाते थे, मैं रोज डेटा अपडेट करता था। एंड सर व्हाट यू सेड इज परफेक्टली करेक्ट कि वहां पर जो लेवल आपने बोला ना 15,200, हम तो 15,500 15,600 भी पकड़ते। सर बॉटम पकड़ना अपना काम नहीं होता, गलती से बॉटम आ गया जिंदगी में, पकड़ लिया। वो जो लेवल पकड़ के आए थे ना, वहां से आज तक जो ट्रेड चला है ना प्रॉपर परफेक्ट चला है। या अंकित प्लीज गो अहेड, नाउ सिंस यू आर हियर। Before, I mean, if Ankit Bhai is taking time, there is one question. Absence, I mean, even in a bear market, do we usually see 100% retracement in any of the theories? I mean, I'm asking this for my knowledge. And an absence of bull market doesn't mean a bear market, right? So distribution phases can be prolonged long phases if you say by theory. Okay. So by theory, they can be long phases where markets gyrate up and down, and then one sector at a time peaks out and rolls over. This is what theory says. In India, till 2008, it never happened that way. In India, what has always happened is that market goes up and last phase में सब कुछ एक साथ ऊपर जाके टॉप हो जाता है। तो ये 92 का टॉप देखो, 2000 का देखो, 2008 का देखो, हमेशा ऐसे ही हुआ। तो हम लोग को आदत हो गई, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी आदत हो गई कि एक बार पीक हो गया तो हो गया होगा, उसके बाद दोबारा नहीं जाएगा।
the first time this idea कि India specific ऐसा होता है was tested in 2018 to 2020, where the mid caps peaked out, broad market peaked out in 2018, until 2020, 2 years later, the Nifty made more than 100% retracements in terms of making a higher high in 2019 post election and 2020 post the tax breaks. So this became a new, it's not new textbook wise, but new in India because all our previous tops were like that. So we never anticipated कि 2 साल तक ऐसे चलता रहेगा और फिर जाके actually drop आएगा इंडेक्स में, और जो कि स्टॉक्स पहले ही गिर गए. So that kind of rotational behavior is something I saw first time between 18 and 20, and this year also I was not anticipating it will be so much rotation, but it has happened. But just because it has happened, does it mean that it is not normal? The answer is no. This is not abnormal. It is completely normal. Now another theory is that rotation होते होते ऐसा भी हो सकता है कि जिस सेक्टर में करेक्शन आना था वो हो चुका है और दूसरा वाला जो गिरना है वो गिरेगा, दूसरा चल जाएगा, तो इंडेक्स को नीचे आने की जरूरत नहीं है. वेरी मच पॉसिबल. इट इज नॉट रॉन्ग थियरी. That is also possible, and that's where then if we go to one sided we can go wrong. And so what we try to do, or what I am trying to do, is assess multiple risks at different levels from domestic to global and sentiment, and try to put it in place when to take that risk and when not to take that risk. So that is sort of how the overall analytical process is. So are we taking that risk or not? I'm not right now. I'm right now thinking that if FIs were long so heavily, or if your index premiums this month have been the highest long in the history of index, then somewhere there's an over bullishness or froth here, which I would like to see corrected before I take a change in stance. So a correction, right? I mean, we are not. So okay, fine. First thing, 18 to 20, was Nifty in a bull phase, or was it the bear market retracement that you would call? So now, if you look Like at it you on a said, broad the market, mid caps and the small caps corrected. so if you look at it on a broad market basis, on a broad market basis, it was a bear market, but the index kept coming back. The index kept coming back because there were some components so it or also some. made new highs like 12,000. Yes, it made a new highs both in 19 and 20. In bear markets. Yes. Okay. I mean, simultaneously, you had all the crashes from you. You had ILFS crisis, you had your entire ADAC group getting evaporated, and all the companies that were in debt, and then the bankruptcy code. All that happened in that time period. But the index was not reflecting it. So for once, that is a change in behavior, and that's something that we have to keep in mind, that it can happen that way. Okay. Ankit sir, you can go ahead and speak. I'm done with my questions. Ankit sir? Yeah, hi, good evening. Yes, you're audible, sir. अंकित भाभी नहीं डांटेगी, बोल दे भाई. भाभी की डांट सुन ली दिन भर, अभी दिल खोल के बोल सकता है. एक ही तो मौका मिलता है दिन भर बोलने का. बोल दे अभी जो दिल में है. Is my voice audible? Yeah, Ankit, go ahead, please. Very much audible. Unmute yourself, yes. Yeah, I think there was some connection problem. So just I was listening to Rohit sir views. I would like to just contradict him. Maybe it's a difference of opinion. So maybe he's right. What he's saying, according to the fundamental factors of whatever is happening across the globe. But I would like to ask him one question. Like in normal conventional technical analysis, if you know, Bank Nifty is hitting new all-time highs, Nifty is at all-time high, Auto is at all-time highs. So and Reliance is also uh, not far away from all-time highs. So what if Nifty goes to 21,000, which is the pattern target of the breakout which has happened above 18,100, and then crashes? So would you like to miss this rally in anticipation of the fall? My question will be like this. You think it will go from here to 21,000 without even falling 400 points at any point of time?
It might, sir. That is. So the answer So is if it very goes to simple. 18, if it is Yeah. if it is going to like right now it is Yeah. 18,800. It suppose it comes back to 18,300 and again goes to 21,000. So that might be a retest if you call it so. Correct. So So if there is a cyclical correction, like I'll give you an example to the same question. In August also, I had the same view. There's a need for a valuation correction. Blah blah blah. By the end of September, the market was down to 16,700. I went on a holiday. Moment I came back from a holiday, there was already a good correction, and my indicator started to give a buy signal. So we went long again, and the NFIs were short again. So the point is, if you get a trade setup which says that now you can enter, we'll enter. But so now there are two things. One is that's why I really differentiated trade versus investing. If there is a trade setup to enter, you trade it. But I have to also then think, what is my investment setup? Okay, is everything set up for me to be a long-term investor with a 5-year horizon? Do I start accumulating stocks and forget about I need to sell them or anything? That is a different perspective altogether. So the both of the things I keep trying to weigh, which is the investment thesis versus the trade setup. So trade basically, setups I've had 2 trade setups which were bullish in the last 3 months. But the only problem is that if you have a trade setup and you have a long-term bearish outlook, the problem is you will get out early or you will book out at some point and then wait for the next thing to happen. Unless you have a different view that no, this is going to go on. So basically, you are willing to trade for 1,000. Correct. 1,000 points Nifty, but you are not willing to commit stocks for long term. Yes. Okay. So coming back to the same thing as you said, that into 1820, there was this retracement in Nifty, but when the Nifty was retraced, there would be stocks also that would have retraced, right? It's not that the entire pack was falling. Yes. When Nifty is going up, you need stocks that are going to go up, and with those stocks, there would be some good stocks that would also have performed from the small and the mid cap space, right? Not in the small and mid cap space, actually. I mean, not every at mid least cap not and small then. cap. Not every mid cap and small cap. Like for example, I'm not getting I don't remember, but there would be some stocks that would have outperformed. Yeah. Yeah, respective packs in that case. So there is no need to panic if you're in good stocks, right? And it can still happen the same way. For example, I'll give you a very good example. As of this time, Mirza International was 80 when the crash started in Feb. It's at 250, 260 even today. It had gone to 340, and it's not a mid cap. It's definitely a small cap. When the other small caps have was thrashed like right, left, and center. So there would be good stocks, and if you are in good stock, you don't need to panic. Fair enough. It's because so that's there's always no need to panic for anyone. At an individual stock level, it is always a personal judgment. So So when the Nifty can retrace, and there can be stocks also that can go, and if the growth story is on, like you say that you also agreed that the growth story is on, there would be stocks that would keep on performing, and they would and this time it could happen that the small and the mid cap, where the majority of the stocks they remain at high, and only the Nifty goes down. So let me put it this way. There's an example that I've given on a couple of spaces and podcasts that I'll give here, and it will answer your question. If I have a stock at 100 and I think it's going to go to 150 in 2 years, I get a 50% return. Okay. But if there is a market event and risk, the stock falls from 100 to 50, and then eventually it goes to 150 rupees. The difference is between having a 50% return and having a 200% return. So if one is willing to sit through that drawdown and eventually reach that end goal, completely fine. My task is only to highlight whether there's a risk of a drawdown or not. If there isn't, great. If there is, then I look for it. And sometimes when we have a portfolio, what ends up happening, while you're saying that, okay, there could be a stock that will do well, I completely agree. Out of all the stocks that I owned 6 months ago,
half of them are at new all-time highs and half of them are down 50%. If I held all of them, where would I have been? Probably I'd be at the same index level. Maybe, I don't know. I haven't tried to do the calculation, but plus or minus of what the index is. So eventually, and as the experiences of many people who are holding portfolios over the last 6 months, 8 months, or 1 year, why am I saying 6 months, 8 months? 1 year since we hit that October peak, a lot of people's portfolios are down. There may be a few people who've managed to really hold on to good winners and are doing well. But in general, I guess most people are at a drawdown in their portfolios, and I wouldn't be wrong in saying that. So that is where it's a judgment call, as to which ones you want to hold on to and which ones you don't want to hold on to. Or you can have a system. As we all know trend following. There are many technicians here. You can have daily or you can have weekly or monthly swings, which if they start breaking on a Dow theory basis also, you can exit those stocks and hold on to the others. So there are multiple strategies you can follow. If you're smart enough, well versed with the methodology, there's always something you can do about it, and so that's not an issue. Right. So yeah. So the example that you gave, that goes from 150 to 100, and then it traces back to 150. There could also be a possibility that you're not able to catch that and catch the same stock at 100, or it doesn't even go to 100. It just goes to 140 and then it shoots to 200 or something. So it becomes really stock specific, and as you said, you need to be smart enough to keep them in your portfolio and not be dumb to sell them off. Yes, Ghanshyam sir, please. But I think so. I'll just highlight all this discussion is what I call me going on a back foot on what I'm really thinking to play the safe side. But I perceive that there is serious risk. So anyway, I need to make that point. Everything else is fine. Each one can manage his own way because it's his or her portfolio. I cannot advise anybody. I do not run an advisory service, so I have to make that disclaimer. In fact, we do no regulated business, so I don't manage other people's money. I don't advise anybody. I'm not responsible for anybody else but myself. And there's a huge change in how you think when you actually do that, which means that the next 300 points doesn't matter to me because I'm not answerable. So if I was a portfolio manager and I would be answerable for 300 पॉइंट ऊपर हो गया बट मेरा तो मिस हो गया, आपका रिटर्न उतना नहीं आया, आपने 6% नहीं कमा के दिया. If I was answerable for that, then I would be in a different way of managing it, which is typically how most mutual funds have to remain invested, or funds have to remain invested to show outperformance versus index. I have no compulsion to do that. So let us put it in a different way. If you have invested at the bottoms of 2020, hopefully, or you had invested prior to that, saw the drawdown, and you're holding on from there, and you've been buying every dip for the last 2 years, which means your returns are hopefully much above the index. They could be 500%, 600% or more. If they are only indexed returns, then probably you had bad stock choices. Okay, so even then, let's say it's 2x, 3x, something. Okay, so you have some kind of a good return. Would you be really running here for the last 500 points? Okay, and if you but that caught is the an best, inherent assumption over here that it could be the last 500 points. Yeah, of course, it is my assumption. I'm saying it is my assumption. That is my view, na? No, that is my view. It is my view that this is the last 500 points. Nobody else's. Okay, but let me put it this way. And even then, as you're saying that we can catch the right stock, let's say I caught the PSU sector. Would your 100% capital be allocated to PSU banks, for example? You would probably have allocated 5%, 10% of your capital to that particular one sector. So even if you caught the outperforming sector of the period, it would have that kind of allocation. That's what I'm just trying to highlight. So after having been around on a bull run, which is started at 7,000, 8,000, now you entered at 9,000 and you're here till 18,000, where the index has doubled and your stocks have gone up 3-fold, 5-fold, 6-fold. Would you be in capital protection mode or perma bull mode? That is my simple question to you. I am personally in capital protection mode because I was fortunate to have been through that entire bull run. So I don't want to ride the last 500 points, which I'm saying is the last 500 points. If it is a turnaround bull market, I can always get back in. I have no problem in buying at a higher price, 10% higher or 5% higher. I don't face that emotional problem. But I want to be sure.
that I don't want to be sitting on something and then deciding I need to exit because the currency suddenly collapsed to 87. Okay, I don't want to be dealing with that. But then again, I mean, to how it works, you're taking the lows of 2020 and giving because I'm invested there. No, I'm presuming not everybody invested over there. So people might have invested at higher levels too. And no, but long-term investors who are at least anybody who's 40 plus year may be investing for the last 20 years. I mean, if someone may have invested from 2010 onwards. The only ones who have come in after 2010 are young adults. So I mean, the guys who have come, like who have been in the markets in 2010, they also saw 2017, 18. They also saw 2020. So they know. Yeah. So they definitely know that it is not an worry. Even if rupee, as you say, it goes to 87, it shouldn't be a worry. So they definitely won't see, that 400, 500 point corrections that you're presuming. Yeah, even 1,000 points. So they wouldn't have even sold at 15,200. These guys wouldn't have sold at 15,200. Yeah. Right. And the guys who came in 2020, they definitely did not catch the 7,500 bottom. And if they are looking out for a long term, they don't even need to worry about if it goes down, like the rupee goes down to 85, the bond yields totally. And that's a 3 to 6, as you said, that it's just a 3 to 6 months phase. Right. So if it's just a 3 to 6 months phase, why would you panic for that too? Because the major tenure has already passed out, and 6 months these we have added on grace, right? So ये 3 से 6 महीना आपने 12 महीना निकाल लिया, 12-15 महीना निकाल लिया, तो okay. ये 3-6 महीने के लिए. Okay, so now let me just get you thinking. Because you at least accepted that the currency can move to 87 or whatever. Maybe. No. I'm saying that in case it moves. I have not accepted that now. I'll tell you what is not being priced in that scenario. Let's say it's a scenario only. So it goes to 87, it goes to 90. In that scenario, do you think your bond by the way go back to 78? In that case, the FIIs might come back to. No. But I'm just building a case for risk. So I'm just building a case for risk. No, listen to me. Because for me, it's a downside risk. For you, it's an upside risk. No. Let me complete what I'm saying. Let me complete. Then I won't intervene you once I finish what I'm saying. Sorry for that. Okay. So all I'm trying to say is that when we consider that, okay, there is a risk, it goes to 87. And as you are saying that, if it's 87, there's a slight downside risk, people will manage that. I'll tell you what is missed in that analysis. What that analysis misses is that if my currency weakens to that level or maybe more, then what will interest rates be? Do you think the 10-year GSEC will remain at 7.5%? My answer is no, it probably will not. And the RBI, to contain the currency movement, will have to probably raise rates another 50, 75, 100 basis points from here, which is not priced in. So you will find the 10-year GSEC running away to 8.59%. And now you take in any valuation model, put 9% inside it, and consider, would you pay the same price for stocks that you're paying today? See, this is exactly what happened 1 year ago in the US. When interest rates started to go up, stocks did not fall because earnings were crashing. Stocks fell because of a valuation correction. And this is simply because of interest rates getting priced into models. So I'm just saying that is something we don't even get into in terms of our mental calculations. But again, as you said, that this is an downside risk. Similarly for you, it is an upside risk. So this might not even go to 87. This can again come because we have seen a downward move in the rupee itself. It might come down to 78 levels again, and the markets might go to 25,000. In that case, we are missing. And again, the best part is that the thing that you're talking about is going to be for 3 to 6 months. Like US cannot be in a recession forever. Recessions, I mean, of what I have learned, known, and read, recessions are for a shorter period of time than the bear markets or the normal markets, right? And again, then the same theory comes into the picture that a particular stock or a good stock might not fall in that scenario too. So on the broader market, there might be froth in the broader market. There might be panic in the broader market. But the normal people, if they have invested for long term, they don't need to panic. Yeah. Correct me if I'm wrong. Yeah. Yes, CK sir, please.
So Rohit sir, I have two questions for you. Are you really seeing the currency going to 87, or is just a scenario built up? And if it is going to 87, is So there he a said it's a particular scenario. It's a is there a scenario. particular Shanti? Is there a particular level if that's breach on the upside, everyone should get cautious? And same way on the Nifty, what is your downside level? That if that's once broken, will clearly indicate that a bigger correction is starting. That No, should be so the see, stop loss or the at bull. what level of currency will markets have to worry is an unknown, na, because you've We'll already take gone both the from things in a 73 to different way. 82. We'll Now take listen to both me. the things. You've already gone from 73 to 82, and if that doesn't worry us, then possibly the market doesn't want to worry. So let me even leave that. But do I think it's going to 87? My answer is yes. That is my Yes. view. It's not a So scenario, it's my view. I don't want to club Nifty and currency both together. Let's take individual way. If I'm a currency trader, above what level I should start getting long for 87? And if I'm just a Nifty trader, if I'm already long, below what level I should make sure that I'm out of it? Not combining just both. No, but it's a little late, na. See, you are asking me now. You are asking me a trading view. So let me not make a trading recommendation on the USD INR. How to enter it and when to enter it. If I have a view, there are two things: having a view and how to execute. My view for a weaker rupee has been since almost a year, so it's not something new. So I would have been long rupee a year back, and I would still be long, and I would still buy it here. But I cannot recommend that to somebody else to tell you exactly at which level how to enter, because that is a trading style. Correct. So, if I can add, yeah, Chirag bhai, if you allow me. Sir, rupee has been depreciating since I have started seeing the rupee. But and at the same time, Nifty has also been going long. Nifty has also increased the same way. So, on as you said, it's not a trading call and an investment call. 73 to 82, that period of time. That period of time, do we see when this 83 to are we damn sure that it keeps on depreciating and the Nifty doesn't go up? Because in the past, historical data has told me that whenever the rupee has been appreciating, if I take a 40-year time horizon, the Nifty has gone up. Right? When you use the word very sure, it is what we call as confirmation bias, and many other things come into play. No. We can never be It's very not sure, my na. view. It's not my view. I'm asking, like, So, just being a devil's so view. advocate. See, again, that is why I highlighted view and execution, because we can all have a view. The question is, how do I execute it, and at what level, and how do I start building on it? That is a So it process. can also be a possibility that you don't execute at all. Like it's just a view and you don't execute it at all. If the indicators are not confirming, yes. So it's just your view. It might go to 87, and sorry to use your name, and you may not ever execute that longs ever. And same thing with Nifty, the bearish view. So I see, again, that is why I'm not committing trades over here, because as I've said, I'm not an advisor, so I do not want to advise anybody, even though index doesn't come under advisory regulation, but I don't want to give any advice. I'm sharing my opinion on the market. Yeah, okay, no issue. So like If you are long in the ask me, do PSU I think banks it's and going to PSU 87, sector, the answer any is yes. particular sector you see for long short, or which is given confirmation that this is going up or this is going down as per your indicator sector wise? Abhi, right now I am waiting for things to fall in place. Okay. No issue, sir. Thanks. That was an amazing conversation. Yes, Ghanshyam sir, you had any question? Ayush sir is also here. Yeah. He may also like to pitch in. If we look at the broader market, I'm not talking about just Nifty 50 shares. I'm talking about the broader market. If you look at the cash market segment, or if you look at the Nifty 500 segment, in that there is a good progress in the stocks moving above 20-day moving average, 50-day moving average, 200-day moving average. In both the segments, Nifty 500 and cash segment, uh,
about more than 60% shares are trading above all these three levels. And if you look at the new highs making by the cash segment and Nifty 500 segment, the new 52-week high, the stocks making new 52-week high are much higher than stock making new lows. So can't it be a good indicator for an up move? रोहित सर चलिए. मैं जवाब दूं घनश्याम सर उसका? हाँ दो धन सर. अगर ब्रॉडर मार्केट चल रहा है, निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है, सब इंडेक्सेस ने हाई फाई मार रहे, ठीक है, देखो एक टॉप बनेगा, कब बनेगा ये प्रेडिक्शन करने के लिए हम लोग नहीं बैठे, हम ट्रेड कर रहे हैं प्राइस को, हम ट्रेड नहीं कर रहे व्यू को, हम एक्चुअल ट्रेडर्स हैं जो एक्चुअल पंचिंग करते हैं सौदा, मतलब जो बोलते हैं वो सौदा मारते हैं। तो जब लगेगा पलटी मार रहा है, एटलीस्ट 2 दिन का प्राइस एक्शन तो दिखाए कि भैया निफ्टी नया लो मार रहा है, 18350 से वापस 18700 आ गया मार्केट, छोटा मोटा करेक्शन जो आना का था आ गया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए मार्केट को? आपको ये चाहिए मार्केट यहाँ से सीधा 15,000 चला जाए, 10,000 चला जाए, 5,000 चला जाए? ये सारे प्रिजम्पशंस है, थ्योरीज है। सब कुछ होने के बाद भी आपको प्राइस में क्या दिख रहा है? लास्ट में एक चीज पकड़ के चलो, बाकी सब व्यू है, मैं दूं XYZ कोई भी आके सब व्यू है, ठीक है। 50 थ्योरी घुसा लो मार्केट की, प्राइस क्या बोल रही है आपको? बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है? मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपको लगेगा RSI में डाइवर्जेंस आ गया, इसमें ये आ गया। अरे RSI बनी कहां से? जितने इंडिकेटर दुनिया के बने हैं सब प्राइस बेस्ड है, कोई भी स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो आके पहले बता दे कि मैं स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट ऐसा हूं जो मैं सब पहले से प्रिडिक्ट कर दूंगा। जब आपके पास तीन ही चीजें होती है मार्केट में, एक होता है प्राइस, एक होता है टाइम, और तीसरा होता है वॉल्यूम। फ्यूचर में काम करोगे तो ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा। इन तीन के अलावा किसी के पास कुछ चीज नहीं है। इसके अलावा कोई चौथी चीज होती तो मुझे समझा देना, शायद मैं कल से जाके पढ़ना उसको शुरू कर दूंगा। 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये क्रक्स ऑफ द मैटर निकाला, प्राइस, टाइम, वॉल्यूम। अभी प्राइस, सिंपल एग्जांपल लेते हैं PSU बैंक का, 15 साल नहीं चली, अब चलना शुरू हो गई, प्राइस ने दिखा दिया, उसका जो टाइम करेक्शन था उसने दिखा दिया, और वहां पे वॉल्यूम आने लगे, हम डर जाते हैं टॉप मार देगा, 1x हो गया, मैं निकल जाता हूँ। अरे आप और मेरे लिए वो ब्रेकआउट नहीं दिया है, मैं हमेशा ये रिपीट करता हूँ, वो 1x होने के लिए स्टॉक पैदा ही नहीं हुआ, उसका तो व्यू है कि भैया वो 5, 7, 10, 20, 50 कितने x मारेगा पता नहीं। पेशेंस है आपके पास, आपको रोज का पैसा कमाना है तो ट्रेडिंग करने बैठ जाओ, आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर की तरह सोचो। तो माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। मैं इन्वेस्टर भी होता हूँ, ट्रेडर भी होता हूँ, मैं इंट्राडे स्कैल्पिंग भी मारता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। अंडर द ब्लू स्काई व्हाटएवर इज पॉसिबल आई डू दोस काइंड ऑफ थिंग्स। आपको सिंपल एक चीज पकड़ के चलना है, प्राइस क्या बता रही है, टाइम क्या बता रहा है, 15 साल का ब्रेकआउट है, 18 साल का ब्रेकआउट है, किसके लिए आया? आप मेरे लिए 5% चलाने के लिए आए, ठीक है, फेल होगा ना, 5% का स्टॉप लॉस रख के जाना, फेल हो जाना, उसमें अपनी पोजीशन ऐसे रखना, रिस्क मैनेजमेंट ऐसा कर लेना, फेल हो जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बट वो 15 साल का ब्रेकआउट आपके मेरे लिए टाइम पास के लिए नहीं आया। SBI का ब्रेकआउट 350 के ऊपर का था, ठीक है, 350 से 150 की रेंज चलती थी, आज सिर्फ डबल हुआ है, सिर्फ डबल हुआ है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, सिर्फ डबल हुआ है। वो स्टॉक पागल है कि इस लेवल पे खड़ा है? मेरे सबसे याद है आपसे और मैंने बात करी थी कि सर सारी बैंक का देखो, NPA बदल गया, सब कुछ बदल गए, एवरीथिंग हैव चेंज फंडामेंटली। मैं बहुत कम फंडामेंटल देखने जाता हूँ, फंडामेंटल देखता हूँ कि कोई टर्न अराउंड स्टोरी है कि नहीं है। अरे 15 क्वार्टर के रिजल्ट उनके पॉजिटिव दिखा रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है, छोटा मोटा करेक्शन आएगा। क्यों यूको बैंक में आज लोगों को इंटरेस्ट हो गया? जब 12 रुपए पे यूको बैंक सड़ता था ना, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता था। 20 रुपए यूको बैंक को किसी में इंटरेस्ट नहीं होता था। आज 35-40 जो भी भाव चल रहा होगा, आज पब्लिक को इंटरेस्ट आ जाता। साउथ इंडिया बैंक, आई कैन नेम एन नंबर ऑफ बैंक्स। PSU बैंक, चिराग बैठा है, चिराग को मैं बोलता था चिराग PSU बैंक खरीद, शॉर्ट टर्म के लिए 2-5 रुपए के लिए मत खरीद, ये जितना बड़ा रिटर्न देंगे ना तू तेरी आंखों के सामने दिखेगा। वो कन्विक्शन चाहिए होता है, और ये सारी स्टोरी पकड़ के लाएंगे ना, US, यूक्रेन, ये फलाना ढिगड़ा पूछड़ा, जिंदगी में पैसा ना बनोगे, नॉलेज बहुत हो जाएगा, ये सारी चीजें पकड़ के पैसा ना बनता है। तो इसके लिए मैं ना डाउ देखता, ना नेस्डैक देखता, भाड़ में गया ना। लोग आज एक का मैंने ट्वीट देखा कि हैंगसेंग मार्केट इतना बढ़ गया। अरे तुम्हें हैंगसेंग मार्केट का हिस्ट्री क्या पता है? हैंगसेंग का हिस्ट्री निकालो ना,
वो 2008 से कहां तक ठोका था। इंडियन मार्केट ने क्या किया, इंडियन मार्केट ऊपर गया, हैंगसेंग ठुक रहा। तो इंडिया में हैंगसेंग का कोरिलेशन कहां से निकाल रहे हो यार तुम? जबरदस्ती कुछ भी कोरिलेशन ठोक दोगे। किसी मार्केट का किसी के साथ कभी जब कोरिलेशन बनता है ना, तब उसको जाके पकड़ो कि यस इंडियन मार्केट इज आउट परफॉर्मिंग एंड दिस मार्केट इज आल्सो आउट परफॉर्मिंग। से इंडियन मार्केट 5% चला, वो 2% चला, तो कोरिलेशन बना। इंडियन मार्केट गया 5% ऊपर और कोई थर्ड ग्रेड इंडेक्स वो 5% ऊपर आ गया, तो हम उसको कंपेयर करने लग जाते। आपको कंपैरिजन का मॉडल ही नहीं समझ में आता है, किस टाइम किसको कंपेयर करना है। आप कंपेयर कर रहे हो एकदम क्या बोलते हैं, एकदम अमीर आदमी को एकदम गरीब आदमी के साथ। आपको अमीर के साथ अमीर कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है मुकेश अंबानी को अडानी के साथ। आप उस टाइम कंपेयर करके जाओगे उसको किसी जो बैंकक्रप्ट हो गया अनिल अंबानी के साथ। भाई आपका मॉडल ही गलत है ना, आप कंपेयर कहाँ करने बैठे हो। तो कंपैरिजन के फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, इसके लिए हमें सारे फैक्टर्स चेंज करने पड़ते हैं। आपका न्यूमरेटर आपने फिक्स कर दिया है तो डिनोमिनेटर आपको चेंज करना पड़ेगा कि भैया कौन सा मेरे साथ चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। यूएस मार्केट ठुक रहा था, इंडियन मार्केट क्यों नया आईएफआई बना रहा था, इंडियन मार्केट क्यों आउट परफॉर्म कर रहा था, इसका किसी के पास आंसर है? इंडियन के कुछ चेंज ही नहीं हुआ। इंडिया में क्या चेंज हुआ बताओ ना, क्या चेंज हुआ? सब पूरी दुनिया खराब देख ली उसने। आज अगर यहाँ लेवल पर बैठा है, पहला इंडेक्स है दुनिया का जो नया लाइफ पर बैठा है, ठीक है 200 पॉइंट अभी अपन दूर है, बट नया लाइफ तो मारे थे ना, बैंक निफ्टी बता रहा है मैं नया लाइफ मारो। अरे सिंगल आपने सेक्टोरल इंडेक्सेस देखोगे ना, वो नए लाइफ मार रहे, स्टॉक्स नए लाइफ मार रहे। हम कंपेयर किसको कर रहे हैं यार? हम मतलब एक क्या बोलते हैं, सबसे महंगा फ्रूट कौन सा आता है, सबसे महंगा फ्रूट कौन सा आता है, उसको कंपेयर कर रहे हैं हम सबसे सस्ते फ्रूट के साथ। फॉर एग्जाम्पल टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं प्याज जो 5 रुपए किलो बिक रहा है, या टमाटर टमाटर नहीं सॉरी कोई और सब्जी आलू 1 रुपए किलो बिक रहा है। तो कहाँ कंपेयर करने बैठे यार? जब आलू 100 रुपए जाएगा तब उस टमाटर के साथ कंपेयर करेंगे ना। तो हमारा कंपेरिजन ही गलत है, हमारी थॉट प्रोसेस ही गलत है उसमें। तो अगर आपकी थॉट प्रोसेस गलत है, जब हम बोलते हैं, मैंने ट्वीट डाला था कि स्टॉक सिलेक्शन ही आपका गलत है अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है तो, क्योंकि आप वो स्टॉक पकड़ के बैठे हो उम्मीद पे कि ये सब चल गया तो ये भी चलेगा। भैया जो चल रहा है उसमें तो पैसा डाला नहीं, उम्मीद में उस पर डाल के गए जो नया लो मारता है। आज लोग मुझसे पूछते हैं सर वोल्टास खरीदे, लोग पूछते हैं कि सर ये XYZ स्टॉक खरीदे। इनका स्टॉक ठुक रहा है, काय को इसमें पैसा डालने का, जो चल रहा है उसमें पैसा डालना भाई, उसमें तो नहीं डालने का, हमें उल्टा पकड़ना है। ये एक सबसे बड़ी, जिस दिन हम दिल से निकाल देंगे ना, तो शायद, मैं वापस बोल रहा हूँ, शायद हम ट्रेडर बन जाएंगे। प्रॉफिटेबल बनना बहुत दूर की चीज है, प्रॉफिटेबल बनने के लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है। ये सारी नॉइजेस पकड़ के ना कि वहां का क्या स्वैप चलता है, ये क्या स्वैप चलता है, इतना ज्ञान लेके है ना पैसा ना बनता। ज्ञान अपनी जगह है, पैसा बनने के लिए सिंपल चाहिए भैया प्राइस क्या बता रहा है, प्राइस बता रहा है ऊपर जा रहा हूँ खड़े रहो, प्राइस बता रहे नीचे जा रहा हूँ शॉर्ट करके बैठे रहो। इससे ज्यादा सिंपल मार्केट में कुछ भी नहीं, बाकी सब ज्ञान है, जितना ज्ञान अभी सुनना देखो अमित भाई, हाँ बोलो ना हमारे गौतम। मैं जब आपके साथ में स्पेस में जुड़ा उसके बाद में कुछ हफ्ते में हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई, स्ट्रेटेजी पब्लिक में बताई, हैंड ओवर की, पहले उसको टेस्ट किया, बैक टेस्ट भी किया और फ्रंट टेस्ट भी किया। फ्रंट टेस्ट करके उसको उसका स्कैनर बना के स्ट्रेटेजी पूरी तरह से डिफाइन करके सबको हैंड ओवर भी कर दिया, खुलेआम स्पेस पे बताया, रूल्स उसके क्या, एंट्री रूल्स एग्जिट रूल्स सब डाल दिए। मैं तो उसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसको वीकली पे भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसको डेली पे भी फॉलो कर रहा हूँ और उससे मुझे अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। मेरे बाकी के स्ट्रेटेजीज तो चलते रहते हैं, बॉटम फिशिंग वाले वगैरह वगैरह वगैरह। बाकी के जो कितने लोग हैं जो हमारे स्पेस को रेगुलर सुनते हैं और उन्होंने वो स्ट्रेटेजी फॉलो की। लोगों को खाली ये चाहिए, नहीं आप मुझे डायरेक्टली स्टॉक बता, भैया नॉलेज लो, जो आप हरदम बोलते रहते हो उसको इम्प्लीमेंट करो, वो नहीं चाहिए हमको रेडीली। आप पूरा उनको अगर फूड दोगे वो बोलेंगे नहीं अरे यार वो मैं कहाँ चबाते बैठूंगा, मुझे चबा के भी दे, मिक्सी में ग्राइंड करके दे। ये आजकल बहुत सा होने लग गया है। तो गंजाम सबसे सर पहले आपने जो तो चीज बोली ना, मैं उसमें सिंपल एक चीज ऐड करता हूँ। लोगों को चाहिए कि भाई घर पे कोई थाली लगा दे पूरा डाल के, उसके बाद उनको वो भी नहीं चाहिए कि मैं मेरा हाथ उठाओ, हाथ लूंगा। आप निवाला भी बनाओ,
और उसके मुंह में डाल दो और बोलते भाई ये हो गया। मतलब लोगों को चाहिए कि पैसा भी आप हमारे नाम का लगा दो, हमें सिर्फ प्रॉफिट दे दो, लॉस आप रख लो। अरे इतनी, मुझे नहीं लगता इतना डेप्थ में है ना कोई स्पेस में कोई बताता रहेगा कैसे ट्रेड करना है, क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, किस टाइम पे यूज करनी है। ज्ञान सब पेल देंगे, सब ज्ञान पेलने आते। हम सिंपल लेवल की बात करते हैं, भैया लेवल बता दो। आप एडवाइजरी नहीं कर रहे, आप कुछ ना कर रहे, लेवल बोलने में क्या जाता है। हम कोई यहाँ से नहीं बोल रहे कि निफ्टी 25,000 चला जाएगा कल सुबह। तो फेवियो का डिसीजन है, फेवियो डिसीजन क्या है 50 बताओ। bips, 50 bips, 50 bips. एज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड 75 बिप्स का था। ना ना Not ना a- नहीं नहीं 50 था। 50 पे 50 पे ठीक है छोड़ो, इट्स अ नॉन इवेंट, नथिंग मच टू से। खाली अभी खराब कमेंट्री ना दे बस। अरे कुछ ना देगा, अब उसके भी देश की लगी पड़ी है ना भैया। जहाँ देश की लग जाती है ना, सिंपल बताता हूँ, 20 साल का एक्सपीरियंस ये बोलता है, जहाँ देश की लगती है ना, जहाँ सब कुछ खराब हो जाएगा ना, वो आके ना अभी कंट्री को संभालेगा। अभी इलेक्शन तो है नहीं वहां पर, अभी उसको जाके कंट्री संभालना पड़ेगा अपना। अब कंट्री में लोग उसको गालियां देंगे, ये नहीं है वो नहीं है, तुम रेट बढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तभी कुछ ना देखने का, ना डऊ देखना, ना कुछ ना करना। वो डऊ ऊपर नीचे की कैंडल ऐसी लंबी चौड़ी बनाएगा ना, जो हमेशा बनाता है। कुछ ना देखने का, अपना निफ्टी देखने का होता है। प्रॉब्ली मैं समझता हूँ 99% पीपल ओनली ट्रेड निफ्टी, मतलब अपन इंडिया मार्केट ट्रेड करते, सॉरी। तो क्यों पंचायत करनी कि डऊ में क्या हो रहा है। अपना डेटा अच्छा बना पड़ा है, सिंपल है। 18,500 18,700 की रेंज बनी पड़ी है। उस रेंज को कहीं तोड़ेगा तो कुछ नया ट्रेड आता है। 18,500 तोड़ता है तो 18,350 नीचे का है। 18,800 18,700 तोड़ता है तो 18,800 18,900 बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। कल मुझे नहीं दिखता कि मार्केट कुछ करेगा स्पेशली, आज क्योंकि का इतने टाइम से वो। आज का अमित भाई, आज का निफ्टी का कैंडल देखा है क्या? कैसे बना? अरे क्या डेली देखने कैंडल। का कैंडल, क्या ना ना देखने। ना 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 ना, उसमें एक बहुत खास चीज है। आप बताओ ना प्लीज। उसका टेल का लेंथ और हेड का लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है। एक 25 पॉइंट है, एक 32 पॉइंट है, हेड और टेल। देखो, कुछ तो वो बोल रहा है, इंडिकेट कर रहा है परफेक्ट इंडिसीजन कैंडल। जैसे आपने एक ट्वीट डाला था, 2.5 करोड़ इधर पुट राइटर से, 2.5 करोड़ वो रेंज में, 2.5 करोड़ इधर कॉल राइटर, खेला होगा इस टाइम बड़ा खेला। अपन तो एक्सपेक्ट करते हैं, अपन ऑप्शन बायर है, अपन ऑप्शन बायर है, अपन ऑप्शन सेलर नहीं है। बहुत टाइम हो गया खेला ना हुआ, खेला हो जाएगा तो अपना पैसा बन जाएगा, ना खेला होगा तो भी अपना पैसा बन जाएगा। छोटे लॉस में काट देंगे, पोजीशंस कैरी करता हूँ मैं, उसमें अपने को कोई इशू नहीं होता। तो फेवियो, इफ यू आर हियर, क्या लगता है वो डिसीजन देख के? Amit योर bhai, योर फर्स्ट थॉट। actually, yes, yes. My first thought is that the market was expecting to it to be so 50 was what was the general expectations in the market. But market को और ये जो न्यू इंटरेस्ट रेट्स का डेटा आया था, तो मार्केट ने बोला कि मार्केट को ऐसा था कि 50 बिप्स नहीं करेगा, उससे और थोड़ा कम करेगा और धीरे धीरे करके बढ़ाएगा। दिस इज व्हाट आई वाज फीलिंग एट द ग्राउंड। अभी देखो तो ये शायद से थोड़ा बेरिश हो सकता है। So I will tell you what is important right now. Fed fund rate always comes 80 to 90% of the time on expectations line only, because every day on the Bloomberg the consensus change and the Fed closely monitors that. But what important is the data which everyone is going to looking for now is that when um, at 2:30 Eastern time, which is like 30 minutes from now, their press conference will start. Last time Fed had indicated that they will be taking the Fed fund rates eventually to 5 or 5.25. That is the peak they were looking at. Okay. Now with the new latest wage data coming in and wage hikes coming in and unemployment not going up while the employment is being very high. So if they think that this is a threat that inflation won't come down that quick easily, and in the press conference they indicate that now their target for the Fed fund rates on the higher side would be till 5.75 or 6 or 6.25. That means the rate hike cycle it can be any quantum, 50 25 will keep on happening
till the next March or June, then the market will take it very negatively. But if they indicate that their target range still remains the same, which is going to be 5 to 5.25, which will be hit in the next coming months. Now by increasing 25 bips, 50 bips karke, they've already reached 4.25 now. So then the market will stabilize, and then there is a high probability market will start bouncing back. So if you see the Morgan Stanley report which has been released today, it says in the scenario that uh, market is thinking that the Fed fund rates will remain between 5 to 5.25 till the next March. And after that, while we reach 2024, already we would have a few cuts also, and the markets have priced in so much of data already. And they are saying that there would be probably cuts of the level of more than 3% again till 2024. So their projections for every month is clear how the analysts are projecting. Now they want to see that is Fed also on the same lines or no. That is going to be important. This is my view. And typically this always happens that after the rate hike announcement, it corrects, and then when Fed Powell starts speaking, it makes a new intraday high, and then once he goes again it crashes. This has been happening for the last every meet, so the pattern is as if now same. Anyways, let's get back to football. Catch you all later. Bye. Good night, guys. रेड डिक्लेयर होने के बाद में एक बड़ा रेड कैंडल बन गया और वापस से वो अपने बॉटम से रिकवर भी काफी अच्छा रिकवर किया। अमित भाई, over to you. फाइलें आ चुके हैं। फाइल आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है उन लोगों को, शायद मुझे आ रही है, आई कैन हियर यू। ठीक है डॉक्टर साहब, आप पूछिए अभी। जो इतना लंबा चौड़ा हमने सब सुना, वो बेसिस पे हमको कैसे अच्छा एक्ट करना है? घनश्याम सर, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ, अभी आ रही ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू वाज कि मैंने 10 सेकंड पहले देखा था, तो DXY इज स्टिल बिलो 104, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर वाज कि 10 ईयर ट्रेजरी उनका, जो मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ, इज होवरिंग अराउंड 3.50। 3.50 इसका प्रीवियस स्विंग लो था। ये सब होने के बाद भी, अगर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने के बाद भी वो 3.5 के पास होवर कर रहा है, मुझे नहीं पता, अगर तोड़ देगा तो बेस्ट होता है, मार्केट और बुलिश हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि उसने सब कुछ फैक्टर इन कर लिया है, सब कुछ फैक्टर इन कर लिया है। DXY अगर 104 के नीचे सस्टेन करता है, प्रॉब्ली आई एम सीइंग अ लेवल ऑफ 101.50, और गलती से 100 साइकोलॉजिकल लेवल है, तोड़ दिया, तो प्रॉब्ली नेक्स्ट, क्योंकि करेंसी है वो, ठीक है, वो अपना है ना पेनी स्टॉक नहीं, वो यूको बैंक नहीं है, वो अपना साउथ इंडिया बैंक नहीं है, या अपना PSU बैंक का स्टॉक नहीं है कि दिन में 10% मारेगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ से अ ईयर और टू, इट विल कूल बैक डाउन टू लेवल्स ऑफ 90 to 87, जो उसका प्रीवियस स्विंग लो है वीकली मंथली चार्ट्स में। प्रॉब्ली इट कैन हेड इट ओवर देयर। अगर ऐसा होता है, मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, मुझे कुछ ना समझ में आता है, ये पकड़ लेना, अगर वैसा होता है तो गोल्ड सिल्वर में लग जाएगी आग। आग मतलब वो रॉकेट ना जाएगा, वो 500 किलोमीटर की ब्रह्मोस्त्र ना जाएगी, वो 50,000 किलोमीटर की ब्रह्मोस्त्र चल जाएगी। तो गोल्ड सिल्वर विल बी मोस्ट बुलिश और
अगर ये सस्टेन करता है तो गोल्ड सिल्वर के ETF चलते हैं, जो हम हमेशा, मैं कितने साल हो गए, गोल्ड ETF खरीदो, हर डिप पे खरीदो, कुछ मत करो, गोल्ड सिल्वर के ETF खरीदो और चुपचाप बैठो 2-5 साल के लिए। पता नहीं गोल्ड सिल्वर कहाँ जाएगी, मुझे नहीं पता निफ्टी कहाँ जाएगी, बट गोल्ड सिल्वर अगर DXY 9087 आ गया, पब्लिक फोरम पे बोल रहा हूँ, अगर आ गया ना, तो गोल्ड सिल्वर में जो आग लगेगी, आपको जब DXY ट्रैक करते हो ना, तो आपको सिंपल 2 चीज ट्रैक करनी होती है, गोल्ड और सिल्वर। ये चिराग तो पता नहीं भाग गया, ये ना आपको आग लगा के दे देंगे आपके पोर्टफोलियो। उसमें इतना पैसा अलोकेट मत करने, क्योंकि बहुत वोलेटाइल कमोडिटीज है, आधी रात को कुछ भी आता है ना, तो 10 to 20% अलोकेशन गोल्ड और सिल्वर में आपका हमेशा होना चाहिए। So Fabio, you have anything to add? Yes, so I was just saying that the markets were actually expecting it to be a little lower, considering that the inflation had come down below expectations. So they were expecting a rate hike to be above, मतलब below expectations too. कि ठीक है, अगर inflation हम लोग 8 expect कर रहे थे और वो 7.8 आया है, तो आप फिर rate hike 50 basis points जो normal expectation था, वो मत करो, आप उससे थोड़ा कम करो, 0.35 करो या 35 करो या 40 करो, 45 कर दो. So keep that in line. So what your Fed has done is that they feel that though inflation has come down, they are not very sure that the inflation will continue falling, and that is why they have been aggressive, more aggressive than what the inflation was. तो मेरे को ये थोड़ा bearish लग रहा है, बट ठीक है, कमेंट्री सुनूंगा तो फिर टोटल आइडिया आएगा वो क्यों किया, वो पूछेंगे ही उनसे, वो तो डेफिनेटली पूछने वाले हैं. So the only thing that we have to look in these things is that expectations versus expectations क्या हो रही है, क्या हो रहा है, और डेटा फिर एक्चुअल वर्सेस एक्चुअल क्या हो रहा है. हम लोग खाली अगर पहले हम लोग ने पहले 50 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट किया था, तो मेरा एक्सपेक्टेशंस चेंज भी हो सकता है ना. सो दैट इज हाउ आई परसीव इट टू बी. लेट्स सी देन. बट फाबियो, ये भी तो चीज हो सकती है ना, मैं वापस उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सेकंड म्यूट करना माइक, तेरे बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है. हाँ, मैं वापस एक उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ कि उनको पता है कि ये पीक आउट हो रहा है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है, तो जो बढ़ाना है अभी बढ़ा दो, जब मौका आ जाएगा, जब जिसको देखो जैसा मौका मिलेगा वैसा ही चौका मारेगा ना. वो लूज बॉल का वेट कर रहा है कि हाँ इन्फ्लेशन डेटा और रिड्यूस हो गया, तो उस दिन मैं जाके बोलूंगा भैया मैं रेट हाइक 0.5 किया, 0.25 किया, 0.15 किया, वो उसकी मर्जी, वो अपने को ना पता. Can't this be predicted कि वो पहले से अग्रेसिव स्टैंस ले रहा है कि मैंने पहले से बढ़ा दिया, अगर मुझे डेटा और अच्छा दिखा तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मुझे ना बढ़ाने का, नहीं बढ़ाने का चलो छोड़ दो, बढ़ाने का भी तो 0.25 बढ़ा दूंगा, 0.15 बढ़ा दूंगा, बेस्ड ऑन द डेटा दे हैव फ्रॉम ऑल दीज. ये जो CPI PPI जो भी आता है उनका पता नहीं कितने, उनके तो साला रोज डेटा आता है, कितने डेटा ट्रैक करके बैठ के कितना पकड़ेंगे. मैं जब टेक्निकल एनालिसिस में ना पकड़ता, बट थोड़ा मैं फॉलो कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज उसने जो सबसे अग्रेसिव दे दिया, इन्फ्लेशन गलती से थोड़ा सा नीचे आ गया, उसके पास तो स्कोप हो गया ना भैया, मुझे जो करना था कर दिया, अब मेरे पास स्कोप है, मैं ना बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं, अब बढ़ाना भी है तो मैं 0.15 बढ़ाऊं, 0.2 बढ़ाऊं, 0.25 बढ़ाऊं. Fabio or anyone else can answer that. Fabio, please. सर, तो इसमें कैसा होगा अमित भाई, तो जो क्वांटम होता है ना रेट हाइक का, उससे ये दिखता है कि फेड क्या परसीव कर रहा है. एक तो वो एक चीज होती है, और जितना बड़ा आप रेट हाइक करोगे उतना चांसेस ऑफ रिसेशन बढ़ जाता है. ठीक है. तो what here they are communicating is that we are willing to take on the risk of recession but not willing to take on the risk of inflation. तो इन्फ्लेशन अगर कम भी हो रही है तो भी मैं ज्यादा ही बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरे को अपनी इकोनॉमी नहीं, पहले मेरे को इन्फ्लेशन देखना है. So this is what he is trying to communicate from the quantum of rate hike, in my opinion. Fabio, एक चीज ऐड कर दो, एक सेकंड म्यूट कर. इसमें इसमें और एक चीज देखो, या कंजम्पशन, इन्होंने अपने GDP का जो एस्टिमेट लगाया है ना, वो लोअर साइड पे कर दिया अभी, तो उसकी वजह से भी एक मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया होगा.
Fed sees US GDP growing at 0.5% in 2023, previous 1.2%, then 1.6% in 2024, previous 1.07, and 2024 का उनका प्रीवियस एस्टिमेट था 1.0 से 1.7% का, वो अभी डाउनग्रेड करके उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट से 1.6% कर दिया है। 2023 का जो उनका प्रीवियस एस्टिमेट था 1.2% का, उसको 70 बेसिस पॉइंट से डाउनग्रेड करके 0.5 कर दिया है। तो ये एक मेजर फैक्टर रह सकता है कि आज जो बड़ा रेड कैंडल बन रहा है डाउन। चलो मैं उसमें ऐड करता हूँ कि रिसेशन जब आता है ना, मार्केट उस रिसेशन को है ना, एक चीज याद रखना, मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग, मार्केट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दीज डेटा। ये डेटा एक दिन का रिएक्शन है इमोशन से, ठीक है। मार्केट सारे डेटा को है ना पहले से अपने मॉडल में डालता है। मतलब अपन तो बहुत छोटे ट्रेडर है, अपनी कैपिटल आप पकड़ लो, आप 100 करोड़ के भी आसामी हो, हम 100 करोड़ लगा के मार्केट में भी अगर बैठे हैं, मैं सबसे बड़ा एस्टिमेट दे रहा हूँ, मैं रिटेल 5 लाख की बात नहीं कर रहा, जो ट्रिलियंस ऑफ बुक चला रहे वो अपने मॉडल जो सिमुलेशन टेबल चलाते हैं ना, उसमें सब डाल देते, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। इसके लिए जब हम बोलते हैं मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग, मार्केट इज नॉट बैकवर्ड लुकिंग और बेस्ड ऑन ऑल दीज डेटा, वो डेटा के एक सिनेरियो निकाल देते हैं, तो सिमुलेशन टेबल निकालते, ऐसा ऐसा हो तो क्या करना, ऐसा हो तो क्या करना। These are all emotional reactions, nothing more than that। एक इमोशनल रिएक्शन आया मार्केट का। यूएस में अगर रिसेशन है, पकड़ लेना, रिसेशन 6 महीने बाद समझ में आएगा, तब तक यूएस का मार्केट नया हाई मार देगा। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, रशिया यूक्रेन का मार्केट का वॉर चालू था, रशिया यूक्रेन का वॉर चालू था। फेब्रुअरी रिमेंबर गंजाम सर, आपको भी याद है, हमने बोला था कि भैया हो गया ना, ठीक है, एक आध बार टेस्ट कर लेगा, यहाँ से मार्केट खरीदने का है। तो मार्केट इज way more forward looking than we may estimate। हम 5 लाख 100 करोड़ 500 करोड़ भी लगा दो, हमें उतना दिमाग नहीं है, मार्केट में उतना दिमाग है जो बड़े लोग जो चलाते, जब हम हमेशा बोलते हैं ना बड़े लोग जो है वो सब कुछ मॉडलिंग कर लेते हैं प्राइसिंग फैक्टर में। कल अगर निफ्टी नीचे खुलता है, मैं सिंपल बोलता हूँ, जाके बाय का बटन दबा देना, कोई परवाह ना करना। निफ्टी अगर नीचे खुलता बाय का बटन देगा, अगर डाउ जोन्स के पीछे आप बैठे हो तो मुझे नहीं पता डाउ कितना चल रहा है क्या नहीं चल रहा, एक दो दिन का इमोशनल रिएक्शन रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था वे बैक इन 15 इयर्स, फुल टाइम ट्रेडिंग 20 साल हो गया मुझे मार्केट में, इतना समझ में आया कि मार्केट इमोशनल रिएक्शन पहले देता है, बाद की बाद में करता है। कोरोना जैसा एक इवेंट कभी लाइफ टाइम आता है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन फेल हो जाएगा, वो वंस इन लाइफ टाइम आता है। रोज है ना चल के मार्केट स्लोड सर्किट ना मारेगा, ना पर सर्किट मारेगा। तो सिंपल है, प्राइस एक्शन जो बता रहा है आपको, डिप भी मिले ना कल, मैक्सिमम लेवल 18500 पकड़ लेना, वहां से बाय करके जाना। जो स्टॉक आपको खोटे दिख रहे थे कि मैं एंट्री ना मिला, पक्का एंट्री करके जाना। कल जाके सिंपल डाउ तो अभी 1 घंटा और गंजाम सर कितने 2:30 बजे बंद होता, अभी 1:30 बजे वहां भी चालू हो गया, तो 2:30 क्लोज होगा ना, 1:30 तो क्लोज नहीं होगी, 2:30 क्लोज होगा ना, 2:30 हो सकता है सारी कैंडल बदल जाए। हम बात करें 1:30 की या 12:30 की, एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बदल गया, तब क्या कर लोगे? और हमें उससे क्या लेने देना होता है यार। आप, मैं सिंपल बोलता हूँ, मैं चार्ट सेटअप जो मेरा होता है, अगर मुझे बाय देके जाता है मैं बाय करके जाता हूँ। मैं ना विश्वास करता किसी चीज पे कि डाउ से क्या न्यूज आएगा, पॉवेल साहब क्या बोलेंगे क्या ना बोलेंगे, मैं पोजीशन उतना ही कैरी करता हूँ कि कल को मार्केट ने लोअर सर्किट मार दिया तो मेरा कितना पैसा जाएगा, क्या मैं पैसे पहले से उतना पैसा कमा के रखा है कि नहीं रखा। ये सोच जिंदगी में रहोगे ना तो बड़ा पैसा कमाओगे, डर के काम करोगे मार्केट में पैसा नहीं कमाओगे। 19,000 आ गया, फॉर एग्जाम्पल 90,000 आ गया,
खरीदेगा, RSI तो 74 होगी, मैं पक्का 19,000 में भी प्लस पोजीशन करूंगा, क्यों? मुझे ओवरबॉट मार्केट अच्छे लगते। जब तक चल रहा है चलने दो ना, जिस दिन रिवर्सल देगा उस दिन एग्जिट करेंगे ना। हमें ओवरबॉट से डर लगता है, ओवरसोल्ड से डर लगता है, क्योंकि RSI हमने पढ़ी है। हमें प्राइस एक्शन से डर नहीं लगता, हमें प्राइस एक्शन अच्छा है तो इतना चल गया, पक्का रिवर्सल कैंडल मार लेगा। रिवर्सल कैंडल का 2 दिन का तो कंफर्मेशन आने दो ना पहले, वो 1 दिन का कैंडल कंफर्म नहीं करता। आप पहले से बोलते थे टॉप बन गया, टॉप बन गया, टॉप बन गया। भैया तुमने कौन सा टेक्निकल एनालिसिस सीखा है यार? कौन सी दुनिया में टेक्निकल एनालिसिस ऐसा बोलता है? मुझे सिंपल बताओ कि ये टॉप बन गया, ये बॉटम बन गया। जब किसी ने बोला ही नहीं तो जबरदस्ती क्यों पकड़ के लेके आने का वो चीज को? ये तो आपकी मन मर्जी है कि आप अपना गलती से बायस डाल रहे हो कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, अरे एक स्टॉक में मैंने 1 लाख रुपया कमा लिया, इससे तो निकल जाना चाहिए। हो सकता है वो 10 लाख देने को रेडी हो, और हमारी भूख ही कम है। मैं तो लास्ट में बोलता हूँ भूख बड़ी रखो। मार्केट में हो ना, अगर कोई मंथली ब्रेकआउट दिखता है उसमें भूख बड़ी रखो ना, वो हमें ना करना होता है, क्योंकि हम डरते हैं। लॉस आएगा ना, 50% स्टॉक घुस जाएगा, सब लोग उसको लेके बैठे रहेंगे, आज चलेगा कल चलेगा। अरे जो स्टॉक पैसा दे रहा है उसमें पैसा डालो ना यार। इसके लिए मैं बहुत रूड हो जाता हूँ उस टाइम पे। कोई बोलता ना सर मेरा स्टॉक मैंने इतने पे खरीदा था, अब क्या करूं, ये तो इतना बढ़ गया, तो और ऐड कर। फिर लास्ट में एक ही एग्जांपल होता है, और ऐड कर। तो बोलता सर यहाँ ऐड करने का है, मुझे लगा एग्जिट बोलोगे आप। उनको जो चल रहा है वो चलने दो ना, कि उसमें घबराहट क्यों नहीं की है? अपनी एवरेज कॉस्टिंग ऊपर लेके जाते हैं। मेरे पास इतने सारे स्टॉक्स हैं। रिसेंट एग्जांपल होता हूँ, PSB बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, मैंने 20 रुपए मिलना चालू किया था, मैं 24, 25, 30 सब में ऐड किया। मैं जब उसको पार्सल क्वांटिटी बेचा, मेरा कॉस्टिंग नेगेटिव हो गया। अब मुझे लगता है यार नेगेटिव कॉस्टिंग में तो स्टॉक क्यों लेके बैठूं, मैं और ऐड करूंगा, थोड़ा सा डिप मारेगा ना, मारेगा तो जो चल रहा है चलने देंगे। क्या आपने कभी सोचा कि स्टॉक को नेगेटिव कॉस्टिंग कैसे बनाते? हमारे पास तो इतने स्टॉक पड़े होते ना पोर्टफोलियो में, आप सोच ना सकते। हम उसको नेगेटिव कॉस्टिंग, फिर हम चाहते हैं वो पॉजिटिव कॉस्टिंग में आ जाए। क्यों आ जाए? कि भैया ट्रेंड हमारा सही चल रहा है, हम जो करके गए सही गए, मार्केट हमें बोल रहा है भाई तू सही है। ये कोई करता है? कोई ना करेगा। क्यों? हम डरते हैं। हम लॉस लेने में नहीं डरते, हम प्रॉफिट लेने में डरते। तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, अरे प्रॉफिट में क्यों डरने का यार? प्रॉफिट में तो राइड किया जाता है, लॉस में घबराया जाता है। ये लेवल तोड़ दिया, मैं पक्का पूरा पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, वो माइंडसेट रख के चलो। ये हुआ वो कर दो, पक्का चलेगा। स्टॉक को नेगेटिव कॉस्टिंग बनाना शुरू करोगे ना जिस दिन, उस दिन आप ट्रेडर बनोगे। और ट्रेडर ना बनोगे, जो मार्केट में भी सोचता ना, वो आप बन के जाओगे। हम, आप लोग मुझे सुन रहे हो ना? ऑलमोस्ट कितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं? मैं बकवास कर रहा हूँ। 400 लोग अभी है, पहले 700 लोग थे। क्यों सुन रहे हो? क्योंकि हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। क्यों? हमने वो चीज करी है। दावे के साथ ठोक के बोलते हैं कि हम करते के जाते हैं। डरते आप हो प्रॉफिट में, और बिंदास रहते हो लॉस में। यार स्टॉक 50 तक ही गिरा ना, क्या फर्क पड़ेगा? डरना वहां चाहिए, प्रॉफिट में डरना नहीं चाहिए। प्रॉफिट को राइड करना होता है, पूरा राइड करके जाओ जहां तक चलेगा। हमें वो ना करना ना, हम तो आए एक्साइटमेंट के लिए, हम तो आए मार्केट में एडवेंचर के लिए। खो दो। नितिन कामत साहब जब बोलते हैं ना कि 19% पीपल लूज मनी, द 1% हु इवन मेक्स मनी, जो 1% आए कैटेगरी, वो 1% का 95% कैटेगरी डोंट इवन मेक मोर मनी देन द एफडी रिटर्न्स। प्रॉपर बोलता है, तो हमें डर लगता है ना, इतना प्रॉफिट कैसे देख लेंगे। घनश्याम सर भी मुझे पूछते ना, सर इतना चल गया, मैं बोलता चुपचाप और ऐड करो। एग्जिट क्यों करने का? एग्जिट अमित सर करने मैं तो की, प्रॉफिट राइड कर वही बोला कि सर प्रॉफिट को राइड करना चाहिए। जब तक आप प्रॉफिट को राइड करना ना सीखोगे ना, भूल जाना आप ट्रेडर तो हो ही नहीं। आप ना इन्वेस्टर हो, आप सिर्फ गैम्बलिंग करने हैं मार्केट में, सिर्फ टाइम पास करने हैं मार्केट में। आपका लॉस होता है, पकड़ लेना, मैं गारंटी देता हूँ वो पक्का पैसा मेरे पास आएगा।
आई एम रेडी फॉर दैट। तो मेरा अकाउंट नंबर देता हूँ, सीधा सीधा आरटीजीएस मार दो ना, मैं आपके बीएफ पे मार दूंगा पैसा, जो आएगा शेयरिंग कर लेंगे। तो ये चीजें करना बंद कर दो यार, जो चीज चल रही है उसको चलने दो ना। कितना और जाएगा, कितना और जाएगा, कितना और अरे वो बोल रहे हैं मैं जाना है, मुझे जाना है राम के पास। हम बोल रहे कि नहीं भाई, तू दुनिया से निकल गया, राम के पास क्यों? राम तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने उसको स्टेप लेने पड़ेंगे। जब तक वो जा रहा है जाने दो ना, एटलीस्ट एक अच्छा रिवर्सल डेली, वीकली, मंथली में कुछ दिखेगा, तब तक क्यों एग्जिट कर? टॉप बॉटम पकड़ने का भाई मुझे कोई सिस्टम ना आता। कोई बोलेगा मुझे टॉप पकड़ना था, कोई बॉटम पकड़ना, मेरे पास दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो चल रहा है उसको चलने दो ना। निफ्टी नया लाइफ हाई के पास खड़ा है, बैंक निफ्टी नया है, और 200 पॉइंट गिर जाएगा निफ्टी, सर आप तो सबसे बड़े दुनिया के वो हो, हमें ना बोला एग्जिट। 200 पॉइंट इज एट 19,000 18,000 लेवल इज 1% यार। वो मुझे नहीं पकड़ना आता कि टॉप बन गया। मैं भी मेरा बोलता हूँ कि हम एक बार लास्ट में फंसेंगे, जहाँ फंसेंगे ना वहाँ एग्जिट कर लेंगे, बाकी तो राइट करके जाओ। स्टॉक अगर 1000% चलता है, 10 का लिया हुआ स्टॉक 1000 हो गया, और मेरा सिस्टम ने बोला कि 900 में एग्जिट कर दो, आप बोलोगे 1000 में क्यों नहीं एग्जिट किया? भाई मुझे पता होता तो मैं भगवान होता ना। हम भी तो हमारा सिस्टम फॉलो कर रहे। सिस्टम बनाओ अपना, एक सिंपल मूविंग एवरेज रख लो, जो आपको पसंद आता है, एडीएक्स पसंद आता है, जो पसंद आता है वो यूज करो। मैं नहीं बोलता, मैं जो बोलता हूँ वो करो। एक कुछ तो अपना बनाओ ना, कि मुझे एक एग्जिट का पॉइंट चाहिए। मर्जी से मत एग्जिट करो कि मैंने 10% स्टॉक में कमा लिया, बहुत खुश हो गया। वो 10% कमाया, पता लगा 100% चले गए, फिर आके बोलोगे सर मैंने तो रेडी नहीं किया। आधे क्वेश्चन मुझे वो आते, किसी ने बोला एग्जिट करो, कई सिस्टम में बोला एग्जिट करो, हम टॉप नहीं पकड़ने जाने, तो कुछ तो सिंपल करके जाओ ना। जब तक चल रही गाड़ी, मैं जोधपुर हूँ, जोधपुर से बम्बई गाड़ी चल रही, मैं बिना टिकट लिए बैठा। मुझे लगा जहाँ टिकट चेकर मुझे मिलेगा, बोरीवली में मिलेगा कि बॉम्बे सॉरी बांद्रा स्टेशन में मिलेगा। मुझे लगा काय को बोरीवली तक ट्रैवल करने का, अपन वैसे ही वेरावल में उतर जाएंगे चुपचाप चलती ट्रेन में से। वो कर लो, क्यों लास्ट तक ट्राई करना है अपने को? वो कर लो। उसके लिए भी सिस्टम होना चाहिए कि मैं ये एग्जिट करूँ ना करूँ। बहुत ओवरबॉट हो गया, आपको लग रहा है 90 हो गया, मैं सिंपल बोलता हूँ, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कुछ नहीं होता। ये सिर्फ दिमाग की गलत फहमी होती है, जिसे बोलते हैं ना भूत चुड़ैल होती है, वैसा दिमाग का गलत फहमी कि मार्केट इज ओवरबॉट। अरे ओवरबॉट तो मुझे, मैं अपने पूरे ग्रुप में बोलता हूँ कि भैया मुझे तो आज के दिन में ओवरबॉट मार्केट में स्टॉक बताओ, कौन सा स्टॉक 80 के आरएसआई के ऊपर है, मुझे तो बाय का बटन दबाना है उस पर, क्योंकि मार्केट उस टेंडेंसी में चल रहा है। नॉर्मल मार्केट होता, खराब मार्केट होता, मैं 70 के आरएसआई पे ना ले खरीदूं उसको, 80 के आरएसआई में का खुश होकर खरीदता हूँ उसको। माइंडसेट हमेशा चेंज करना था पड़ता है कि भाई मार्केट नया लाइफ हाई मार्केट, सब कुछ नया लाइफ हाई पे खड़ा है, तो काय में पंचायत करके सोचो कि पीएसयू बैंक पन्ना चलेगा, और पीएसयू बैंक 30 का 60 हो जाए तब क्या करोगे? आपने तो 30 का 35 में बेच के खुश हो जाओगे, मैंने 5 रुपया कमा लिया। जिस दिन 60 जाएगा बोलोगे साला मैं सबसे बड़ा मूर्ख था, मेरे पास तो ये था वो था। तो ये गलत फहमियां निकालनी होती दिमाग में। उस टाइम जब सिंपल प्राइस एक्शन देखो, सारे इंडिकेटर को मारो गोली। मैं उस टाइम है ना, मेरा सब इंडिकेटर हटा देता हूँ। प्राइस एक्शन अमित क्या बोल रहे? अमित भाई, हाँ बोलो ना आप सर। आप जो बोल रहे थे उसमें सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अपने दोनों का जो कॉमन दोस्त है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। घनश्याम सर एक सेकंड सर, अमित भाई 1 बजे मैं जाऊंगा क्योंकि फेड की कमेंट्री चालू हो गई, प्लीज ठीक है। घनश्याम सर अपना क्वेश्चन अपन पर्सन कर लेंगे, कॉज इज ऑलमोस्ट वन, आई एम एंडिंग द स्पेस। नहीं, मैं खाली वो एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 22 पे ना लिया, 28 पे ना लिया, 28 के टाइम पे पूछता है अरे सर इतना हो गया, अरे 28 का आ जाए 40 मार के आ रहा है, कितने कम पीरियड में 28 से 40, और पूछता है अच्छा आप एग्जिट मार क्यों मार रहे हैं,
उसको फिर एक एवरेज छोड़ने, मूविंग एवरेज को क्रॉस डाउन करने दो, वहां पे एग्जिट मार। बस, गुड नाइट, ओवर। सिंपल बोलता हूँ, दुनिया की सारी चीजें सुनते हो ना, सब बेकार है। मैं जो बोलता हूँ सबसे बेकार चीज बोलता हूँ। घनश्याम सर बोलते हैं सबसे थर्ड ग्रेड चीज बोलते हैं, फैवियो बोलता है सबसे थर्ड ग्रेड चीज बोलता है। मैं जो स्पेस करता हूँ सबसे फोर्थ नहीं, फिफ्थ सिक्स जो ग्रेड पकड़नी पकड़ लो। लास्ट में एक ही चीज सारांश रखना जिंदगी का, एक सिंपल कैंडल डेली का, आर्ली का, जो पकड़ना है पकड़ो। प्राइजेशन क्या दिखा रहा है आपको, अगर वो चीज सही है तो हम सही है, बाकी हम सब सबसे बेकार है। हम कभी ना बोलते निफ्टी यहाँ जाएगा वहां जाएगा, टारगेट्स निकलते हैं बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न्स, हम बोल के जाते। ठीक है, हम ऐसा ना बोल के जाते पक्का 25,000 चला जाएगा, पक्का 25,000 चला जाएगा ना, हम बोलते हैं कि निफ्टी 12,000 आ जाएगा। आपकी चॉइस होती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। अगर आपने 12,000 सुन के स्पेस में अपना सब कुछ माल बेच दिया तो आप मूर्ख हो, सबसे बड़े आप सबसे बड़े मूर्ख हो जिसने पैसा खोया। उसके लिए किसी को ब्लेम ना करने का होता है, क्योंकि आपने किसी का व्यू पकड़ लिया, यही सही है, यही सही है, इसने ऐसा किया था। सी 100% बोलता हूँ, मैं एक दिन गलत जाऊंगा, एक दिन फैमिली 100% गलत जाएगा, एक दिन घनश्याम सर 100% गलत जाएंगे, एक दिन हिमांशु, किरीट सर, वीएन, जितने हमारे स्पीकर हम गलत जाएंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसमें कोई है ना शर्म महसूस नहीं होती। मार्केट है भाई, हमारा सॉफ्ट लॉस ट्रिगर हो गया, हो गया। हम कभी वो घमंड ना पकड़ के रखते। ये आपको डिसाइड करना आपको क्या करना है, पैसा आपका है, डिसीजन आपको लेना है। मैं आपके लिए पैसे के लिए ना जिम्मेदार हूँ, कमाने के लिए ना लॉस में। हम ये जो स्पेसेस करते हैं, जो भी करते हैं, मैं तो वापस लास्ट में बोलता हूँ, ये सारी स्पेसेस टैग कर देना सेबी को, जो कोई फर्क ना पड़ेगा, मैं सेबी को हैंडल में पर्सनल कर लूंगा। हमने ना किसी को बोला खरीदो, ना किसी को बोला बेचो। हमारा जो हमें निफ्टी लगता है, बैंक निफ्टी लगता है, कोई किसी ने कोई स्टॉक दिया, चार्ट पैटर्न्स, फंडामेंटल, उसमें हमें फुल फ्रीडम है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिया गया बोलने का। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मोदी और राहुल गांधी लड़ सकते हैं, हम तो क्या बात कर रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल टेक्निकल। अब क्या ये बात करने के लिए मुझे सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या आई कैन नॉट टॉक इन द अबाउट मार्केट्स? तो आई डोंट गिव। पकड़ेगा मुझे पकड़ेगा, आप कोई जिम्मेदार नहीं रहोगे। पक्का तय कर देना सेबी को कि अमित गुलेरिया ने स्पेस किया था, आई विल बी आंसरेबल फॉर दैट। नॉर घनश्याम सर, नॉर Fabio, no one is responsible. Personally, because I am a host, I am responsible for whoever said that. But that was purely कि भैया हमें जो दिखता है based on charts, based on fundamentals, based on open interest, based on each and everything we follow. पब्लिक फोरम में वो डेटा, उसमें हमने क्या नया बताया, आपको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है ये आपके ऊपर है। आप ट्रेड लो ना लो, क्योंकि आप पैसा कमाओगे तो हमें दोगे नहीं, आप लॉस करोगे तो हम जिम्मेदार नहीं उसके लिए, पैसा खत्म हो जाता है ना। तो भाई हम जो बोलते हैं, मैं वापस बोलता हूँ, हम पक्का इसको ट्रेड मारेंगे। मैं पक्का ट्रेड मारूंगा मेरे व्यू पर, रेशम सर पक्का ट्रेड मारेंगे अपने व्यू पर। हमारा पैसा दाव पे लगा है ना भाई, क्लाइंट का हो, खुद का हो, किसी का भी हो, हमारा पैसा दाव पे लगा होता है। इसके लिए हम खुली बात करते हैं। बाकी लोग जो बकवास करते रहते हैं, आपको बकवास सुननी है आप बकवास सुनो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम तो सिंपल नेक्स्ट 500,000 पॉइंट क्या हो सकता है, बड़ा ब्रेकआउट दिखता है तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो बात करके आते हैं। So with this thing, probably I'm running this space. Thanks everyone for joining in. पक्का बोलता हूँ, मेरे पर्सनल नाम से टैग कर देना इसको, टैग इट टू सेबी कि अमित गुलेरिया बकवास करता है, ये स्पेसेस चलाता है, he is not registered. Purely I am responsible for running this space and I'll take all the responsibility. No one else is responsible for that. मैं किसी से डरता नहीं, मैं राम का भक्त हूँ, मैं वो करके जाता हूँ। ठीक है, किसी को टैग मत करना, सिंपल मुझे टैग करना और सेबी को टैग कर देना। आपको लगता है मैं गलत बोलता हूँ तो मैं दुनिया में किसी चीज से नहीं डरता। मैं दुनिया में एक ही चीज से डरता हूँ, जिंदगी में एक ही चीज से डरता हूँ, जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई कि गलत करने से। किसी का पैसा डूब जाएगा ना, मुझे बहुत दुख होता है। इसके लिए हम स्पेसेस करते हैं,
आपकी मर्जी हो ज्वाइन हो, आपकी मर्जी हो मत ज्वाइन हो, मुझे कोई फर्क ना पड़ता। सो विद दिस थिंग, सबसे पहले इमोशन मेरा तिरंगे के लिए जाता है, तो तिरंगा याद रखना, ट्रेडिंग में वो इमोशन मत लेके आना। आपका इमोशन है तिरंगे के लिए रखना, तिरंगा मतलब अपना देश के झंडे के लिए। बाकी इमोशन गरीब वाले, परिवार वालों, फ्रेंड्स, गलती से इमोशन मेरे साथ हो तो मुझसे शेयर कर लेना। आई शुड बी द लास्ट पर्सन यू शुड शेयर योर इमोशंस। पहला तिरंगा, उसके बाद माँ बाप, देश रहेगा तो सब रहेंगे, हमेशा यही चीज बोलता हूँ। दिस एंडिंग दिस प्लीज, थैंक्स एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी।